आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक, मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक, फिक्शनल, इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 351 बचाव, दूसरा अपडेट, सांत्वना की तलाश। बातचीत समाप्त हो गई। जियांग शियाओहू का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसे पुष्टि मिल गई थी। अगर उसका स्रोत सही था तो वह हुआंग परिवार का हीरो बन जाएगा। न केवल उसे उदार पुरस्कार मिलेंगे बल्कि उसे उच्च पद पर पदोन्नति भी मिलेगी। वह वास्तव में हुआंग परिवार द्वारा ग्वांगयांग प्रांत के ग्वांगुआन शहर में तैनात किया गया एक खुफिया एजेंट था। दादी कैबिनेट फैक्ट्री से 10 किलोमीटर से भी अधिक दूर सड़क पर 4 कारें बवंडर की तरह तेजी से आगे बढ़ रही थीं। तीसरी कार में तांग शियू आंखें बंद करके आराम कर रहा था, जबकि तांग वेई और जूजी ग्वांगयांग प्रांत की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। रिंग रिंग रिंग। तांग शियू की जेब में फोन की घंटी बजी। जब उसने फोन निकाला और कॉलर आईडी देखी तो उसने तुरंत जवाब दिया और पूछा, कोई खबर है? श्रीमान तांग, हांगकांग में हुआंग परिवार द्वारा भेजे गए हमारे खुफिया एजेंट ने एक महत्वपूर्ण सूचना भेजी है। उन्होंने बताया कि ग्वांगयांग प्रांत के सन परिवार ने किसी का अपहरण कर लिया और उसे चांगपू टाउन स्पीड स्केटिंग रिंक ले गए। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी होने के कारण हमारा खुफिया एजेंट ये पता नहीं लगा सका कि अपहृत व्यक्ति वान ही एन ही थी या नहीं। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो मैं आपको उस खुफिया एजेंट की संपर्क जानकारी दे सकता हूं और आप वहां पहुंचने पर उससे संपर्क कर सकते हैं। मैं समझ गया, धन्यवाद श्रीमान तांग, आप बहुत दयालु हैं। यह मेरा कर्तव्य है। क्या आपके पास कोई और निर्देश हैं? अभी नहीं, जरूरत पड़ने पर मैं आपसे दोबारा संपर्क करूंगा। ठीक है, मेरा फोन 24 घंटे चालू रहता है। फोन रखने के बाद तांग शियू ने भारी आवाज में कहा, दिशा बदलो, चांगबू टाउन स्पीड स्केटिंग रिंक की ओर जाओ। अगर जानकारी सही है तो अगवा की गई उप प्रबंधक वान हीन स्पीड स्केटिंग रिंक में है। जूजी एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर ड्राइवर की ओर देखकर बोली, तांग शियू की बात सुनो, तुरंत स्पीड स्केटिंग रिंक जाओ। ठीक है। ड्राइवर ने नेविगेशन की मदद से स्पीड स्केटिंग रिंक का पता तुरंत लगा लिया। सुश्री जू, स्पीड स्केटिंग रिंक सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है, हम जल्दी ही वहां पहुंच जाएंगे, ड्राइवर ने कहा। हम, जूजी ने जवाब दिया और फिर से तांग शियू की ओर देखने के लिए मुड़ी। उसे पता नहीं था कि तांग शियू को दूसरों से मिली जानकारी सही थी या नहीं। अगर वह गलत थी तो उनका कुछ समय बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर वह सही थी तो तांग शियू ने जिससे मदद मांगी थी वह जरूर कोई प्रभावशाली व्यक्ति होगा। वह कौन हो सकता है? जूजी ने चुपचाप विचार किया। जल्द ही चारों कारें स्पीड स्केटिंग रिंक के पास रुक गईं। तांग शियू ने हुआंग परिवार के मुखिया द्वारा दिए गए खुफिया एजेंट के फोन नंबर पर डायल किया और कुछ ही देर बाद कॉल कनेक्ट हो गई। मैं जियांग शियाओहू हूँ, मुझे कौन ढूंढ रहा है? तांग शियू ने कहा, किसी ने अभी अभी मुझे तुम्हारा नंबर दिया है। हम स्पीड स्केटिंग रिंक पहुंच चुके हैं। तुम कहाँ हो? मैं स्पीड स्केटिंग रिंक के बाईं ओर वाली नाई की दुकान में हूँ। तुम कहाँ हो? मैं अभी आती हूँ, जियांग शियाओहू ने झटपट कहा। तांग शियू ने चारों ओर देखा और फिर लगभग 600-700 मीटर दूर एक छोटी सी नाई की दुकान दिखाई दी। उसने कहा, बाहर आने के बाद लगभग 700-800 मीटर सीधे चलें। सड़क के किनारे 4 कारें खड़ी हैं, कृपया कुछ देर इंतजार करें। जियांग शियाओहू ने फोन काट दिया और फिर चुपचाप नाई की दुकान के मालिक को नमस्कार किया और तेजी से तांग शियू के ठिकाने की ओर चल दी। तांग शियू कार में बैठा जियांग शियाओहू को पास आते हुए देखता रहा और उसने आसानी से उसकी पहचान की पुष्टि कर ली। उसने तांग वेई और जूजी को अपने पीछे आने के लिए नहीं कहा, बल्कि कार का दरवाजा खोलकर खुद ही बाहर चला गया। क्या आप जियांग जियाओहू हैं? जियांग शियाओहू ने तांग शियू को ऊपर से नीचे तक कुछ देर तक देखा, फिर सड़क किनारे खड़ी 4 कारों पर नजर डाली। अपनी पैनी नजर से उसने पहली कार में बैठे 4 आदमियों को ध्यान से देखा। मैं जियांग शियाओहू हूँ, मैं आपको कैसे संबोधित करूँ? तांग शियू ने कहा, मैं तांग शियू हूँ, मुझे स्पीड स्केटिंग रिंक के अंदर की स्थिति के बारे में बताएं। हालांकि जियांग शियाओहू तांग शियू की पहचान नहीं जानता था, लेकिन उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी से आदेश मिले थे, इसलिए उसने जल्दी से तांग शियू को वह सब कुछ विस्तार से बता दिया जो वह जानता था। अंत में उसने संकोच से पूछा, क्या मैं आपको अंदर ले चलूं? तांग शियू ने पूछा, क्या आप अंदर से परिचित हैं? जियांग शियाओहू ने कहा, हाँ, मैं यहाँ मैनेजर के रूप में काम करता हूँ। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर पूछा, तो आप इस स्पीड स्केटिंग रिंक के मालिक को भी जानते हैं? जियांग शियाओहू ने कहा, बेशक मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मैंने अभी अभी मालिक के साथ सन परिवार के लोगों को अंदर देखा। तांग शियू ने कहा, अगर ऐसा है तो हमें अंदर ले चलो। चिंता मत करो, हम तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। जियांग शियाओहू ने धीमी आवाज में पूछा, क्या आप बंदूकें लाए हैं? जहां तक मुझे पता है अंदर मौजूद सभी लोगों के पास बंदूकें हैं और ऐसा लगता है कि उनके मुंह पर साइलेंसर लगे हुए हैं। तांग शियू ने उसके कंधे पर थपथपाया, फिर मुड़कर कार की ओर वापस चली गई और धीमी आवाज में बोली, यही सही जगह है। जियांग शियाओहू नाम का आदमी स्पीड स्केटिंग रिंक का मैनेजर है। उसने रिंक के मालिक से पता लगाया है कि अंदर के लोग ग्वांगयांग प्रांत के सन परिवार से हैं। हमें सही जगह मिल गई है। आंटी जू, अब आपकी अगली योजना क्या है? जूजी ने अपनी आंखें सिकोड़ी, उनमें एक तीखी चमक दिखाई दी और कहा, तांग शियू, शायद हम यहाँ की स्थिति को उतना अच्छी तरह से नहीं जानते जितना आप जानते हैं। क्या आप इस अभियान के समग्र कमांडर बन सकते हैं? तांग शियू ने तांग वेई की ओर देखा, जो भी बाहर निकल चुका था। तांग वेई ने कहा, छोटे भाई, आंटी जू सही कह रही हैं। क्या तुम समग्र कमांडर की भूमिका निभा सकते हो? तांग शियू ने पूछा, क्या आप मुझे कमान सौंपने पर भरोसा करेंगे? जूजी ने कहा, यह सच है कि मैं थोड़ी बेचैन हूँ, लेकिन मैं व्यापार चलाने में माहिर हूँ, बंधकों को छुड़ाने में नहीं। चूंकि आप वान हे एन को ढूंढने में सक्षम हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि आपकी क्षमताएं मेरी सोच से कहीं अधिक हैं। तांग शियू कुछ पल चुप रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, तो फिर इस ऑपरेशन का समग्र कमांडर मैं ही रहूंगा। हमारे पास कुल 10 अंगरक्षक हैं, 2 आपकी सुरक्षा के लिए यहीं रहेंगे। मैं 8 लोगों को अंदर ले जाऊंगा। तांग वेई ने तुरंत कहा, मैं भी जाना चाहता हूँ। जूजी ने कहा, तांग शियू, मुझमें लड़ने की कोई क्षमता नहीं है
और अंदर जाने से केवल परेशानी ही होगी, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैंने सुना है कि जियाओ वेई ताइक्वांडो का अभ्यास करता है, इसलिए उसे अपने साथ अंदर जाने दो। तांग शियू ने तांग वेई की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, तो तुम मेरे साथ अंदर आ सकते हो। हालांकि अंदर जाने के बाद तुम्हें अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि विरोधियों के पास बंदूकें हैं, इसलिए यह बहुत खतरनाक हो सकता है। तांग वेई का चेहरा गंभीर था और उसने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं सुरक्षा पर पूरा ध्यान दूंगा। तुरंत तांग वेई ने कार से 8 अंगरक्षकों को बाहर बुलाया और जियांग शियाओहू के नेतृत्व में समूह तेजी से एक्सट्रीम स्केटिंग रिंक में प्रवेश कर गया। भाई तांग, अगर हम ऐसे ही बेखौफ होकर अंदर चले गए तो अंदर बैठे लोग हमें दूर से ही देख लेंगे। मैं आपको चुपचाप बगल वाले रास्ते से ले चलता हूँ। मुझे पता है बगल में एक सार्वजनिक शौचालय है, अगर हम उस पर चढ़ जाएं तो हम स्केट रखने वाले कमरे के पास पहुंच सकते हैं। जियांग शियाओहू गलियारे में रुककर फुसफुसाया। तांग शियू ने अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर अंदर की स्थिति का अवलोकन किया। स्केट भंडारण कक्ष के प्रवेश द्वार पर 2 हटे कट्टे आदमी सतर्कतापूर्वक अपने आसपास का जायजा ले रहे थे। कमरे के अंदर एक कुर्सी पर बंधे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के अलावा 3 पुरुष और एक महिला मौजूद थे। मोटा आदमी वही मोटा बॉस होना चाहिए जिसका वर्णन जियांग शियाओहू ने किया था, और बाकी 2 पुरुष और एक महिला सन परिवार के सदस्य होने चाहिए। अच्छा, चलो सार्वजनिक शौचालय से होकर चलते हैं। तांग शियू की आध्यात्मिक चेतना ने यह पुष्टि कर दी कि जियांग शियाओहू सही था। गलियारे के अंत तक जाने पर सार्वजनिक शौचालय था और शौचालय के दोनों ओर की दीवारें खुली हुई थीं, जिससे लगभग एक व्यक्ति की ऊंचाई जितनी जगह खाली थी, जो फुर्तीले लोगों के लिए आसानी से चढ़ने के लिए पर्याप्त थी। 1 मिनट बाद 11 लोग चुपचाप सार्वजनिक शौचालय से चढ़कर दूसरी तरफ चले गए, जो अब स्केट रखने के कमरे से केवल 20 मीटर की दूरी पर था। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं प्रवेश द्वार पर खड़े दोनों लोगों से निपट लूंगा और फिर तुम तुरंत मेरे पीछे आ जाना। तांग शियू ने धीमी आवाज में कहा। तांग वेई का चेहरा बदल गया और उसने तांग शियू का हाथ पकड़कर फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, इसे दूसरों को संभालने दो। अगर उन दोनों के पास बंदूकें हैं तो तुम बहुत बड़े खतरे में पड़ जाओगे। तांग शियू ने उसका हाथ झटक दिया और सिर हिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं आवश्यक कौशल के बिना कोई काम नहीं करता। उन दोनों से निपटना कोई समस्या नहीं है। उन्होंने बोलना समाप्त किया। बगीचे की आड़ लेते हुए वह चुपचाप उन दोनों आदमियों के पास पहुंचा। जब वह उनसे केवल 7-8 मीटर दूर था तो वह एक खंभे के पीछे छिप गया। गहरी सांस लेते हुए तांग शियू ने अपना हाथ घुमाया और अपनी कमर से मित्सुबिशी सैन्य चाकू निकाला। उसे उल्टा पकड़कर वह स्केट स्टोरेज रूम के प्रवेश द्वार की ओर झपटा। वूश, एक तेज आकृति अचानक एक हटे कट्टे आदमी के पीछे प्रकट हुई और तेज मित्सुबिशी सैन्य चाकू ने पलक झपकते ही उसका गला काट दिया। अगले ही पल तांग शियू दूसरे हटे कट्टे आदमी के सामने आ गया। जैसे ही उसने एक हाथ से अपना मुंह ढका, खंजर ने उसका गला भी काट दिया। उसकी हरकतें बहते पानी की तरह सहज और तेज थीं। बेहद हल्के कदमों से उसने अपने सामने खड़े हटे कट्टे आदमी की गर्दन पकड़ ली और उसे दूसरे हटे कट्टे आदमी की ओर खींच लिया, जिसने उसका गला पकड़ रखा था। अपनी पूरी ताकत से उसने दोनों शरीरों को 20 मीटर से अधिक दूर एक जगह पर तेजी से घसीट लिया। धड़ाम धड़ाम दोनों हटे कट्टे आदमियों ने अपने गले पकड़ लिए। उनकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं। उनके मुंह और गर्दन से खून फव्वारों की तरह बह रहा था। उनके शरीर कांप रहे थे जब तांग शियू ने उन्हें धीरे से जमीन पर लिटा दिया। तांग वेई, जियांग शियाओहू और 8 अंगरक्षक जमीन पर पड़े 2 तगड़े हटे कट्टे आदमियों को अविश्वास और सदमे से भरी निगाहों से देखते रहे। दरवाजे पर पहरा दे रहे उन दोनों लोगों से इतनी आसानी से निपटा गया। तांग शियू ने धीमी आवाज में कहा, तुम मेरे पीछे आओ। जैसे ही मैं दरवाजा खोलूं, अंदर मौजूद लोगों को तुरंत काबू में कर लेना। याद रखना, उनके पास बंदूकें होने की पूरी संभावना है, इसलिए उन्हें बंदूक निकालने का मौका बिल्कुल मत देना। ठीक है। सभी ने सिर हिलाया। तांग शियू ने 2 हटे कट्टे आदमियों की कमर से 2 पिस्तौलें निकाली, उन्हें 2 अंगरक्षकों को सौंप दिया और फिर दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही सब लोग दरवाजे के पास छिप गए, तांग शियू ने एक जोरदार लात मारकर दरवाजा खोल दिया। टकराना, दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा और 8 अंगरक्षक हथियारों और कटारों से लैस होकर सबसे पहले अंदर घुस आए। अंदर मौजूद मोटे ताजे बॉस और बाकी 2 आदमियों और एक औरत के संभलने से पहले ही बंदूकों की नालें उनकी ओर तान दी गईं। उनके शरीर सुन्न पड़ गए और उनकी गर्दन पर कटारें रख दी गईं। अध्याय 352 मेंटिस सिकाडा का पीछा करता है। तीसरा अपडेट, मासिक टिकटों की मांग। शिकारी कौन है? शिकार कौन है? शुरू में सन परिवार के 2 पुरुष और एक महिला आत्मविश्वास से भरे हुए थे, यह मानते हुए कि वे शिकार पकड़ने वाले शिकारी हैं। लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि कोई जानकारी हासिल करने से पहले ही वे शिकारी से शिकार बन जाएंगे। भूमिकाओं में इस बदलाव ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। तुम कौन हो? चेन परिवार के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गहरी आवाज में पूछा। तांग शियू ने ठंडे स्वर में उस पर नजर डाली और उदासीनता से कहा, अब ये पूछने का कोई मतलब है क्या? वैसे भी तुम सब मरने वाले हो, तो क्यों न थोड़ा और उलझन में मरें। उसके साथ तांग शियू बंधे हुए आदमी के पास गई, उसके आश्चर्यचकित चेहरे को देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम वानहीन हो? बंधे हुए व्यक्ति ने उत्तेजित होकर कहा, यह मैं हूँ। मैं ब्रिलियंट ग्रुप के वित्त विभाग का उप प्रबंधक वानहीन हूँ। आप मुझे बचाने आए हैं? तांग शियू ने एक तेज त्रिकोणीय सैन्य चाकू निकाला और जैसे ही वान हे एन के चेहरे के भाव बदले, उसने उसे बांधने वाली रस्सियों को काट दिया और कहा, मुझे एक बात बताओ, तुमने उन्हें क्या बताया? वान हीन ने सिर हिलाकर कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। तांग शियू ने सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, उन सबको मार डालो। छी 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 छी। 8 अंगरक्षकों ने जरा भी संकोच नहीं किया। चूंकि वे पहले से ही तांग शियू के अधीन थे, इसलिए वे उनके आदेशों का पूरी तरह पालन करेंगे। उन्होंने अत्यंत तेजी से अंदर मौजूद 4 लोगों की हत्या कर दी। तांग वेई खून के तालाब में पड़े 4 शवों को खाली निगाहों से देखता रहा। उसके होंठ कुछ बार हिले, लेकिन जो शब्द वह कहना चाहता था वे उसके पेट में ही अटक गए। उसकी आंखों में अविश्वास का भाव था, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तांग शियू सचमुच 4 लोगों को हत्या का आदेश देगा। आपको पता है, वह हमेशा से यही सोचता था कि तांग शियू एक साधारण व्यक्ति है और एक साधारण व्यक्ति हत्या करने की हिम्मत कैसे कर सकता है।
हालांकि दरवाजे के ठीक बाहर तांग शियू ने व्यक्तिगत रूप से भयानक कौशल के साथ 2 गार्डों को मार डाला और अब उसने सन परिवार के इन 4 लोगों की हत्या का आदेश दिया। इस क्षण उसे अचानक एहसास हुआ कि वह तांग शियू के बारे में बहुत कम जानता है। जियांग शियाओहू भी स्तब्ध रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तांग शियू इतना निर्दयी होगा। इतने कम समय में ही 6 लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके हाथों मारे जा चुके थे। इस संहार के देवता की पृष्ठभूमि किस प्रकार की थी? तांग शियू ने वान हीन के कंधे पर थपथपाया, मुड़कर कहा, चलो चलें, बचाव अभियान पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बचे हैं जिन्हें खत्म नहीं किया जा सका है। चूंकि दूसरी पार्टी हमारे लिए जाल बिछाना चाहती है, इसलिए हम उनकी ही योजना का इस्तेमाल उनके खिलाफ करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि वे क्या क्या चालें चल सकते हैं। तांग वेई तांग शियू के ठीक पीछे पीछे चल रहा था और उसने जल्दी से पूछा, भाई, क्या आपका मतलब है कि हम अब दादी कैबिनेट फैक्ट्री जा रहे हैं? तांग शियू ने कहा, बिल्कुल सही। चूंकि दूसरा पक्ष हमें इतना अच्छा अवसर प्रदान कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि हमें इसे यूं ही हाथ से जाने देना चाहिए? तांग वेई हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन हमें अभी तक वहां की स्थिति का पता नहीं है। तांग शियू ने कहा, हमें अभी पता नहीं है, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चल जाएगा। यदि शत्रु बहुत शक्तिशाली हुआ तो हम तुरंत निकल जाएंगे। यदि दुश्मन कमजोर है तो उस पर भारी हमला क्यों न किया जाए? मुझे लगता है कि चूंकि दुश्मन वहां जाल बिछाना चाहता है, इसलिए उन्होंने शायद काफी लोगों को तैनात कर रखा है। अगर हम वहां दुश्मन को खत्म कर दें तो शायद हम उनकी एक भुजा काट सकें। ये सच है? तांग वेई ने सिर हिलाया। तांग शियू ने अपने ठीक पीछे चल रहे जियांग शियाओहू की ओर मुड़कर देखा और कहा, उन 6 शवों को संभालने का काम मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप इसे बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। जियांग शियाओहू ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उन 6 शवों को बिना किसी निशान के गायब कर सकता हूँ। इससे निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं होगी। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारे बड़े बॉस से तुम्हारे बारे में अच्छी बात कह दूंगी। जियांग शियाओहू इन शब्दों से अत्यधिक प्रसन्न हुआ और तांग शियू की ओर कृतज्ञतापूर्वक देखते हुए बोला, धन्यवाद श्रीमान तांग। तांग शियू ने हाथ हिलाकर जियांग शियाओहू को पीछे रुकने का इशारा किया। इसके बाद वह, तांग वेई, वान हीन और 8 अंगरक्षक तेजी से एक्सट्रीम आइस स्केटिंग रिंक से निकल गए। जब वे कार में वापस लौटे तो चिंता से भरी हुई जूजी दौड़कर उनके पास पहुंची। वह पहले ही वान हीन को देख चुकी थी और उसके दिल की चिंता आखिरकार शांत हो गई। आंटी जू, उस व्यक्ति को बचा लिया गया है और अंदर मौजूद सन परिवार के 6 सदस्यों को भी हमने मार डाला है। क्या हम अब दादी कैबिनेट फैक्ट्री जा रहे हैं? जूजी की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था और उसने कहा, तांग शियू, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन चूंकि हमने उस व्यक्ति को बचा लिया है तो दादी कैबिनेट फैक्ट्री जाने की कोई जरूरत नहीं है ना? हमारे सभी लोग इस समय बड़े पैमाने पर तबादलों में लगे हुए हैं। हम जितनी जल्दी ग्वांगयांग प्रांत छोड़ देंगे, हमारे लोगों को उतना ही कम खतरा होगा। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या हमें जाने से पहले कुछ ब्याज वापस नहीं मिलेगा? जूजी ने भौहें चढ़ाकर कहा, लेकिन यह एक जाल है। क्या होगा अगर हमें ब्याज के रूप में कुछ भी वापस न मिले और इसके बजाय हमें भारी नुकसान उठाना पड़े? ये फायदेमंद नहीं होगा। तांग शियू चुप हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि जूजी का दादी कैबिनेट फैक्ट्री जाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि वह जूजी के विचारों को भी समझ सकता था, क्योंकि वह लड़ाई में अच्छी नहीं थी। तांग वेई ने तांग शियू की ओर देखा और जल्दी से कहा, आंटी जू, आप पहले बाकी लोगों को वापस क्यों नहीं ले जाती? मैं और तांग शियू वहां जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। अगर दुश्मन बहुत ज्यादा हो तो हम निश्चित रूप से मूर्खतापूर्ण तरीके से जल्दबाजी में उन पर हमला नहीं करेंगे और उनसे जानलेवा लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर दुश्मन कम हो और हमें मौका मिले तो हम जमकर फायदा उठाएंगे। जूजी हिचकिचाई, लेकिन आपके बड़े चाचा की तरफ से। तांग शियू ने कहा, उसकी चिंता मत करो, अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी ले लूंगी। चूंकि याओ परिवार ग्वांगयांग प्रांत और फुकेंग प्रांत में हमसे लड़ना चाहता है, अगर हम पीछे हटते हैं तो संभवतः वे हमें लगातार दबाते रहेंगे और अंततः हम इन दोनों प्रांतों पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से खो देंगे। जूजी ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हालांकि मुझे इस मामले की जानकारी आपके सबसे बड़े चाचा को देनी होगी और उनकी राय जाननी होगी। तांग शियू ने कहा, रास्ते में इसकी सूचना दे देना। रेड मेपल विला क्षेत्र। विला के आंगन में दर्जनों गंभीर चेहरे वाले हटे कट्टे आदमी आराम कर रहे थे और विला के पास कई अन्य लोग पहरा दे रहे थे। विला के अंदर तांग यूनपिंग दूसरी मंजिल पर एक कमरे में बैठा था और चुपचाप अपने हाथ में मौजूद दस्तावेजों के पन्ने पलट रहा था। हालांकि वह बार बार अपनी कलाई उठाकर घड़ी में दिख रहे समय को देखता रहता था। रिंग रिंग रिंग, फोन की घंटी बजी, जिससे तांग यूनपिंग के चेहरे के भाव बदल गए। जब उसने फोन उठाया और कॉलर आईडी देखी तो उसने तुरंत आंसर बटन दबाया और गहरी आवाज में पूछा, कैसा है? क्या उसे बचा लिया गया है? उसे बचा लिया गया है, लेकिन वान हीन को दादी कैबिनेट फैक्ट्री में नहीं बल्कि चांगबू टाउन में किसी अन्य स्थान पर रखा गया था। तांग शियू ने यहाँ मौजूद अपने दोस्तों से मदद मांगी और खुफिया जानकारी हासिल की। वान हीन की रक्षा कर रहे सन परिवार के सदस्यों को तांग शियू और तांग वेई ने मार डाला है। कुल मिलाकर 6 लोग मारे गए हैं। फोन से जूजी की आवाज आई। तांग यूनपेंग बेहद प्रसन्न हुए और प्रशंसा करते हुए बोले, शाबाश, आप सभी तुरंत वापस चले जाएं। गुआंगयांग प्रांत में हमारे अधिकांश लोग पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके हैं। स्टारलाइट ग्रुप के महाप्रबंधक होने के नाते आपको भी तुरंत खाली करना होगा। जूजी ने कहा, लेकिन तांग शियू और तांग वेई का मतलब दादी कैबिनेट फैक्ट्री जाना है। अगर वह व्यक्ति वहां नहीं है तो वहां जाने का क्या फायदा? तांग यूनपेंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसने गहरी आवाज में पूछा। जूजी ने कहा, उनका इरादा यह है कि चूंकि हम जानते हैं कि दूसरे पक्ष ने वहां जाल बिछाया है, इसलिए हमें उनकी योजना का इस्तेमाल उनके खिलाफ करना चाहिए और भारी मुनाफा कमाना चाहिए। अगर हम याओ परिवार और सन परिवार को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं तो इसे कुछ हद तक ब्याज की वसूली माना जा सकता है। तांग यूनपेंग ने गुस्से से कहा, यह सरासर बकवास है। हमारी सेनाएं यहाँ उनकी सेनाओं के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। चूंकि दूसरी तरफ से जाल बिछाया गया है, इसलिए संभवतः वहां बड़ी संख्या में दुश्मन मौजूद हैं।
ये जानते हुए भी कि वहाँ खतरा है और फिर भी उत्सुकतापूर्वक वहाँ जाना मौत को दावत देने जैसा है। उन दोनों से कहो कि वे तुरंत मेरे पास वापस आएं। यह कार में जूजी ने तांग शियू और तांग वेई की और मुड़कर देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे बड़े चाचा चाहते हैं कि तुम तुरंत वापस आ जाओ। तांग शियू ने हाथ बढ़ाकर कहा, मुझे फोन दो। जूजी ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर हाथ बढ़ाकर उसे फोन थमा दिया। तांग शियू ने कहा, बड़े चाचा जी, मैं तांग शियू हूँ। तांग युनपेंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तांग शियू, मुझे पता है कि तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन घमंडी मत बनो। याओ परिवार ने कई साल पहले ग्वांगयांग प्रांत में व्यवस्थाएं करना शुरू कर दिया था और याओ परिवार के उस छोटे बदमाश ने तो विदेश से कई विशेषज्ञों को भी वापस बुला लिया था। हमारा तांग परिवार अप्रत्याशित रूप से इस हमले की चपेट में आ गया और वे उनका मुकाबला करने में बिल्कुल असमर्थ थे। तो अब तुम दोनों वापस आ जाओ, मुझसे मिलने आओ और हम कुछ समय के लिए ग्वांगयांग प्रांत छोड़ देंगे। तांग शियू ने कहा, बड़े चाचा जी, अगर आपके पास कौशल नहीं है तो ये काम मत लीजिए, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं खूब मुनाफा कमा सकता हूँ, इसलिए मैं आपसे समर्थन मांगता हूँ। मुझे वान हीन के असली ठिकाने की जांच करने के लिए कोई मिल गया है, जिसका मतलब है कि मैं अगला काम भी पूरा कर सकता हूँ। बेशक हम जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएंगे, खुद को और अपने दुश्मन को जानना ही जीत की कुंजी है। कोई भी कदम उठाने से पहले हम निश्चित रूप से प्रतिद्वंदी की ताकत का स्पष्ट रूप से आकलन करेंगे। यदि हम स्पष्ट रूप से जांच नहीं कर पाते हैं या यदि हम प्रतिद्वंदी से कमतर साबित होते हैं तो हम जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और तुरंत वापस लौट जाएंगे। तांग युनपेंग को उम्मीद नहीं थी कि तांग शियू ऐसी बात कह पाएगा। वह तांग शियू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, बस इतना जानता था कि बचपन से ही घर से बाहर रहने वाले इस भतीजे में कुछ प्रतिभाएं हैं, लेकिन फिर भी वह इस तरह के पारिवारिक कलह को लेकर थोड़ा चिंतित था। तांग शियू ने फिर कहा, बड़े चाचा जी, चलिए इसे इस तरह सुलझाते हैं, अगर मौका मिला तो हम उन पर करारा प्रहार करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुरंत पीछे हट जाएंगे। बोलने के बाद तांग शियू ने सीधे फोन काट दिया। तांग युनपेंग ने फोन की डायल टोन सुनी, अपना मुंह खोला और अंत में एक असहाय व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। कुछ ही देर में वह विला से बाहर निकला, आंगन में खड़े दर्जनों हटे कट्टे आदमियों को देखा और गहरी आवाज में बोला, चलो अब चलते हैं, मेरे पीछे चांगबू टाउन चलो। हाँ। दर्जनों हटे कट्टे आदमी तुरंत हरकत में आ गए। चांगबू कस्बा दादी कैबिनेट फैक्ट्री के पास एमरुई एक 3 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल की खिड़की पर चुपचाप खड़ी थी और दूरबीन से 4 एसयूवी गाड़ियों का अवलोकन कर रही थी। उसके पीछे सफेद बालों वाले 2 युवक साधारण कपड़े पहने हुए अपने हाथों में खंजर लेकर खेल रहे थे। अली, ये बात फैला दो और हमारे लोगों को चुपचाप उन्हें घेरने के लिए कहो, उन लोगों को डराए बिना उनके भागने का रास्ता काट दें, चाहे वे कोई कार्रवाई करें या न करें, वे आज जीवित नहीं बचेंगे। एमरुई ने अपना सिर घुमाया और गहरी आवाज में कहा। अली नाम का वह युवक जिसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी, उठा और बाहर चला गया। पसीना आ रहा है, मैं अभी अतिरिक्त अध्याय लिखने में व्यस्त था और अपडेट का समय लगभग भूल ही गया था। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि अतिरिक्त अध्याय लिखते समय जिंगे सचमुच रो पड़ी थी। बेचारी गुयान क्या मैं उसके प्रति बहुत क्रूर हूँ। अध्याय 353 भयंकर प्रहार 1/5। कृपया अनुसरण करें। समय बीत गया। चांगबू कस्बे में दाचू कैबिनेट फैक्ट्री के पास 4 ऑफ रोड वाहन खड़े थे। ली शियाओजी का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन जब उन्हें आगे के निर्देशों के लिए फोन आया तो उनके बर्फीले चेहरे पर आखिरकार हल्की सी मुस्कान आ गई। कप्तान जी, क्या खबर है? यात्री सीट पर बैठे युवक ने पूछा। ली शियाओजी ने कहा, उप निदेशक को बचा लिया गया है। ये दाचू कैबिनेट फैक्ट्री असल में एक जाल है। वह व्यक्ति कहीं और छिपा हुआ था। दुश्मन ने यहाँ बड़ी संख्या में लोगों को तैनात किया होगा, बस हमारे जाल में फंसने का इंतजार कर रहे थे। युवक ने आश्चर्य से पूछा, बचाया गया? उसे किसने बचाया? ली शियाओजी ने कहा, मुझे नहीं पता, निर्देशक जू ने मुझे नहीं बताया। युवक ने सिर हिलाकर पूछा, तो अब हम आगे क्या करें? पीछे हटें। ली शियाओजी ने सिर हिलाते हुए कहा, हम पीछे नहीं हट सकते। डायरेक्टर जू ने मुझे फोन करके कहा है कि हम यहीं इंतजार करते रहें। बाद में डायरेक्टर जू खुद आएंगे और फिर हम इस जगह पर हमला करने की योजना बनाएंगे। युवक ने असमंजस में पूछा, हम जानते हैं कि यह एक जाल है, तो फिर हम इसमें क्यों कूद रहे हैं? ली शियाओजी ने कहा, क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी, कीड़ा टिड्डे का पीछा करता है, उसे पीछे बैठे पक्षी का पता नहीं होता। यहाँ पहुँचने के बाद शायद हम पहले ही पकड़े जा चुके हैं, इसलिए हम केवल चारा बनकर रह सकते हैं। जैसे ही अतिरिक्त सैनिक आएंगे हम अपनी चाल शुरू कर सकते हैं। रिंग रिंग रिंग। ली शियाओजी के बोलते ही उनका फोन बज उठा। फोन उठाते ही उन्होंने फोन करने वाले से कुछ देर बात की और उनके चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। बड़े बॉस का फोन है, वो भी अपने साथ कुछ लोगों को ला रहे हैं। साथ ही डायरेक्टर जू के साथ 2 और लोग आ रहे हैं, तांग वेई और तांग शियू। वह युवक असमंजस में था। मैं तांग वेई को तो जानता हूँ, लेकिन तांग शियू कौन है? ली शियाओजी ने कहा, क्या तुम भूल गए हो कि तांग परिवार को कुछ समय पहले उनका खोया हुआ बच्चा मिल गया था? वह तांग शियू है। जहाँ तक मुझे पता है वह बहुत काबिल है, यहाँ तक कि कोमा में पड़े लोगों को भी पुनर्जीवित कर सकता है। उस युवक को अचानक एहसास हुआ और उसने कहा, लगता है हमारा मिशन काफी कठिन है। एक तरफ हमें दुश्मन पर हमला करना है और दूसरी तरफ हमें दोनों युवा स्वामियों की रक्षा करनी है। ली शियाओजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह भी यही सोच रहा था। आखिरकार उसकी राय में तांग परिवार के सीधे वंशज, विशेषकर युवा पीढ़ी, सभी लाड़ प्यार से पाले गए थे और इस स्तर के संघर्ष में शामिल होना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। शायद क्या बड़ा बॉस खुद अपने साथ लोगों को लेकर आया था, क्योंकि उसे तांग वेई और तांग शियू की चिंता थी। दाचू कैबिनेट फैक्ट्री के पीछे सड़क के एक कोने पर 4 कारें खड़ी थीं। तांग शियू ने तांग वेई की ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, मैं पहले कुछ लोगों को अंदर भेजकर स्थिति का जायजा लेता हूँ। आप सब बाहर इंतजार कीजिए, हम फोन पर संपर्क में रहेंगे। तांग वेई ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तांग शियू ने कहा, ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते, वरना दुश्मन को पता चल जाएगा। तुम लोग यहीं रहो और पहले आए दल से संपर्क बनाए रखो। मुझे लगता है कि दुश्मन ने यहाँ जाल बिछाया है, इसका मतलब है कि उनके लोग बाहर भी हैं।
हमारे जो लोग पहले आ गए हैं वे शायद पहले से ही उनकी निगरानी में हैं और यह भी मुमकिन है कि बाहर कई दुश्मन हों। तांग वेई एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर सिर हिलाकर बोला, तो आपको सावधान रहना चाहिए। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपना कंधा थपथपाया और झट से कार का दरवाजा खोल दिया। फिर वह पीछे खड़ी कार की खिड़की के पास गया, उस पर दस्तक दी और कहा, 3 लोग बाहर आओ और मेरे पीछे पीछे कैबिनेट फैक्ट्री में चुपके से घुस जाओ। मैं जाऊंगा। मैं भी चलूंगा। और मुझे ड्राइवर के अलावा कार में सवार बाकी तीनों लोग बाहर निकल गए। वे स्थिति की जांच करने के लिए तांग शियू के साथ जाने को तैयार थे। वे सभी पूर्व सैनिक थे जिन्होंने विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उनके कौशल उत्कृष्ट थे। हालांकि वे खुद को बहुत सक्षम मानते थे, लेकिन तांग शियू से अपनी तुलना करने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्होंने स्वयं तांग शियू को 2 लोगों को कुशलतापूर्वक मारते हुए देखा था। उनकी सहज चाल और घातक हत्या करने के तरीके ऐसे थे जिन्हें वे दोहरा नहीं सकते थे। कुछ मिनट बाद चारों चुपचाप दाचू कैबिनेट फैक्ट्री की पिछली दीवार के पास प्रकट हुए। तांग शियू ने अपनी आध्यात्मिक चेतना का प्रयोग किया, आसपास कोई दुश्मन नहीं पाया और तुरंत दीवार फांदकर परिसर में प्रवेश कर गया। बाकी तीनों भी बहुत फुर्तीले थे, उन्होंने भी कुशलता से दीवार फांदी और लकड़ी के ढेर के पीछे छिप गए। तुम लोग यहीं रुको, जब तक मैं आदेश न दूं, तुम लोग अकेले नहीं जा सकते। अकेले मैं एक छोटा सा निशाना हूँ। छानबीन के बाद मैं वापस आऊंगा और तुम लोगों से मिलूंगा। तांग शियू ने फुसफुसाते हुए चुपचाप लकड़ी के एक बड़े ढेर के बीच से गुजरा और आगे बढ़ गया। 4-5 मिनट बाद अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के बल पर उसने देखा कि दुश्मन के कई समूह कारखाने की अधिक एकांत इमारतों में छिपे हुए हैं। प्रत्येक समूह में 10 लोग हैं। आगे जिस बात ने उसे बेहद परेशान कर दिया वह ये थी कि कुछ ही दूरी पर स्थित कार्यालय भवन में बंदूकों, चाकुओं और लाठियों से लैस 1 दर्जन से अधिक हटे-कट्टे आदमी मौजूद थे और छत पर तो और भी अधिक लोग थे। विदेशी ताकतवर लोगों की उपस्थिति ने उसके मन में हत्या करने की इच्छा को और भी तीव्र कर दिया। तांग शियू ने सुना था कि याओ परिवार के प्रभावशाली व्यक्ति याओ शिन्हू विदेश से लौटे हैं और अपने साथ कई विदेशी विशेषज्ञों को लाए हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि उस कार्यालय भवन की छत पर बैठा वह विदेशी प्रभावशाली व्यक्ति संभवतः उन्हीं विशेषज्ञों में से एक था जिन्हें याओ शिन्हू विदेश से लाए थे। उस दफ्तर की इमारत और छत पर मौजूद दुश्मनों से पहले से निपटना संभव नहीं है, लेकिन गोदामों में छिपे दुश्मनों के तीनों समूहों से पहले से निपटा जा सकता है। हालांकि एक व्यक्ति के लिए चुपचाप एक साथ 10 लोगों से निपटना मुश्किल होगा। तांग शियू ने एक पल के लिए सोचा, फिर पूरी सतर्कता बनाए रखते हुए चुपचाप अपने साथ लाए 3 अंगरक्षकों के पास लौट गया। एक व्यक्ति बाहर जाए और बाकी लोग अंदर आए। याद रखना, दीवार पर जल्दी चढ़ना। उस दफ्तर की इमारत की छत पर कोई दूरबीन से बाहर देख रहा है। अगर वह गलती से तुम्हें देख लेता है तो हमारी अचानक हमले की योजना शायद विफल हो जाएगी। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा। मैं जाऊंगा। 7 या 8 मिनट बाद तांग वेई अपने 5 अंगरक्षकों के साथ चुपचाप तांग शियू के पास पहुंचा और छिपने के बाद तांग वेई ने धीमी आवाज में पूछा, छोटे भाई, अंदर क्या स्थिति है? तांग शियू ने कहा, मैंने अंदर की स्थिति का जायजा लिया है। बाईं और दाईं ओर स्थित दोनों कारखाने की इमारतों में 10-10 लोग हैं और वहां लकड़ी के ढेर में भी 10 लोग छिपे हैं। इन तीनों समूहों में से प्रत्येक में 2 लोगों के पास बंदूकें हैं और बाकी के पास चाकू और लाठी हैं। उस दफ्तर की इमारत में और छत पर दर्जनों दुश्मन छिपे हुए हैं। हमें पहले इन तीनों समूहों से निपटना होगा और फिर तुरंत बाहर मौजूद लोगों को सूचित करना होगा कि वे जल्दी से अंदर आएं और हमारे साथ घेराबंदी करें। याओ परिवार ने बाहर चाहे कितने भी दुश्मन तैनात किए हों, जब तक हम कारखाने के अंदर के सभी दुश्मनों को खत्म नहीं कर देते तब तक हम बाहर के दुश्मनों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। तांग वेई ने आश्चर्य से पूछा, छोटे भाई, तुमने इतनी स्पष्ट रूप से जासूसी कैसे की? क्या तुम पहले भी जासूस थे? तांग शियू मुस्कुराया और बोला, मैं एक जासूस से कहीं ज्यादा काबिल हूँ। ठीक है, तुम लोग मेरे पीछे आओ। छुपने का ध्यान रखना। पहले बाईं ओर स्थित कारखाने की इमारत में मौजूद दुश्मनों के समूह को खत्म करते हैं। जाना। कुछ मिनट बाद तांग शियू, तांग वेई और 8 अंगरक्षक सावधानीपूर्वक कारखाने की बाईं ओर स्थित इमारत के बगल वाले दरवाजे के बाहर प्रकट हुए। चूंकि कारखाने की इमारत का मुख्य द्वार वह स्थान था जहां 10 दुश्मन छिपे हुए थे, इसलिए तांग शियू की आध्यात्मिक चेतना के अवलोकन के तहत वे कारखाने की इमारत के बगल वाले दरवाजे से अंदर प्रवेश कर सकते थे। फिर दुश्मनों के पीछे से पहुंचकर उन पर अचानक हमला कर सकते थे। तुम 9 लोग पास पहुंचते ही तुरंत बाकियों से भिड़ जाओ। तुम्हारी गति तेज होनी चाहिए। मैं खुद उन 2 बंदूकधारियों से निपटूंगा। अगर हमें अपनी तयशुदा युद्ध योजना को पूरा करना है तो अंदर मौजूद 10 लोगों द्वारा किसी भी तरह का चेतावनी संदेश बाहर नहीं जाने देना है। तांग शियू ने फुसफुसाते हुए कहा। चिंता मत करो। सभी ने इशारे किए। जल्द ही सभी ने फर्नीचर की आड़ ली और कारखाने के मुख्य द्वार के अंदर मौजूद 10 हटे-कट्टे आदमियों की ओर बढ़े। इन 10 हटे-कट्टे आदमियों में से केवल 2 ही चुपचाप बाहर की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे, जबकि बाकी 8 कुर्सियों पर बैठे या तो अपनी बंदूकें साफ कर रहे थे या अपने माइटी और लाठियों से खेल रहे थे। कदम। तांग शियू ने धीमी सी गुर्राहट निकाली, अपने पैर की उंगलियों से जमीन को धक्का दिया और भूखे बाघ की तरह अपने शिकार पर झपट पड़ा। महज 2 सेकंड में 10 दुश्मनों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही वह 2 हथियारबंद आदमियों की ओर दौड़ पड़ा। उसके हाथ में मौजूद तेज त्रिकोणीय सैन्य चाकू निकला और एक आदमी के गले में गहरा घाव कर दिया। फिर वह दूसरे आदमी के पीछे प्रकट हुआ और दोनों हाथों से उसका सिर पकड़कर आसानी से उसकी गर्दन मरोड़ दी। दुश्मन। एक हटे-कट्टे आदमी ने अपनी कुर्सी से उछलकर खड़े होने के साथ ही अपनी माइटी को ऊपर उठा लिया। छी! एक तेज धार वाले खंजर ने उस आदमी की पीठ को भेद दिया। तांग शियू पलक झपकते ही उस हटे-कट्टे आदमी के सामने आ पहुंचा जिसके गले में त्रिकोणीय आकार का सैन्य चाकू लगा हुआ था। चाकू निकालते ही उसने उसे दूसरे हटे-कट्टे आदमी की गर्दन के बाईं ओर घोंप दिया। छी! 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 चाकू उठते और गिरते रहे। तांग वेई और उसके 8 अंगरक्षकों ने अविश्वसनीय फुर्ती दिखाते हुए उन हटे-कट्टे आदमियों पर अचानक हमला कर दिया। महज कुछ ही सेकंड में इस कारखाने की इमारत में मौजूद सभी 10 दुश्मन मारे गए। हालांकि उनमें से 4 को तांग शियू ने मारा, जबकि बाकी 6 को तांग वेई और अन्य लोगों ने मिलकर मार गिराया। बहुत ही बढ़िया, तांग वेई ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, यह वाकई बहुत आसान रहा, लेकिन अभी 2 और दुश्मन समूह बाकी हैं।
मुझे उम्मीद है कि हम उन सभी को आसानी से मार गिराएंगे। हालांकि तीसरे स्थान पर हमें एक को जिंदा छोड़ना होगा। मुझे ये पता लगाना होगा कि दुश्मन ने हमारे लिए ये जाल बिछाने के लिए कितने लोगों को भेजा है। तांग वेई ने पूछा, आपका मतलब है कैबिनेट फैक्ट्री के अंदर वालों के अलावा बाहर भी लोग हैं? तांग शियू ने कहा, मैंने कैबिनेट फैक्ट्री के अंदर मौजूद दुश्मनों का पता लगा लिया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि बाहर कितने दुश्मन हैं, इसलिए हमें उनका पता लगाना होगा। तांग वेई ने कहा, छोटे भाई, तुम्हारी कुशलता अद्भुत है, बस मारने पर ध्यान दो, किसी को जिंदा रखने का काम मुझ पर छोड़ दो। तांग शियू ने कहा, लापरवाह मत बनो, तुम और बाकी लोग सहयोग करो और बिना किसी जानमाल के नुकसान के दुश्मनों के बचे हुए दोनों समूहों को खत्म करने की कोशिश करो। तांग वेई ने पूछा, क्या हम अब दूसरी फैक्ट्री की इमारत में जा रहे हैं? तांग शियू ने कहा, हाँ, जल्द ही। 2 अंगरक्षकों ने दुश्मन की 2 पिस्तौलें अपने कब्जे में ले लीं। इससे पहले उन्होंने आइस रिंक पर 6 विरोधियों को मार गिराया था और 4 पिस्तौलें हासिल की थीं। अब उनके पास 2 और पिस्तौलें थीं, कुल मिलाकर 6 पिस्तौलें हो गईं। साथ ही वह पिस्तौल भी थी जो तांग मिन मूल रूप से तांग शियू को देना चाहता था। इस प्रकार कुल 7 पिस्तौलें हो गईं। जूजी के अंगरक्षकों में से 4 के पास पिस्तौल भी थी, जिसका मतलब था कि अब उनके पास कुल 11 पिस्तौलें थीं। अध्याय 354 पतझड़ की हवा बह जाती है। 2/5 मासिक टिकटों की तलाश में। तांग वेई ने तांग शियू को पिस्तौल देते हुए फुसफुसाकर कहा, भाई, मुझे पता है कि तुम मार्शल आर्ट में माहिर हो, लेकिन चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों न हो जाओ, गोलियों से बच नहीं सकते। ये पिस्तौल ले लो, हम कोई भी नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम्हारे साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। तांग शियू ने पिस्तौल उठाई, उसे अपनी कमर में रखा और सिर हिलाते हुए कहा, याद रखना, जब हम छुपकर हमला करें तो हो सके तो गोली न चलाना। भले ही इन बंदूकों में साइलेंसर लगे हों, फिर भी कई विशेषज्ञ इन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है। सभी लोग सहमत हो गए और जमीन से चाकू और लाठियां उठा लीं। 7 या 8 मिनट बाद वे एक अन्य कारखाने की इमारत में पहुंचे और वहां मौजूद 10 लोगों को सफलतापूर्वक मार डाला। कार्यालय भवन की छत पर टोफोसन ने भौहें चढ़ाईं, दूरबीन अपने बगल में खड़े हटे कट्टे आदमी को सौंप दी और उसे आसपास का जायजा लेने का इशारा किया, जबकि वह खुद बैठ गया और एक सिगरेट जला ली। किसी कारण के लिए उन्हें बेचैनी का एहसास हुआ, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। उन्हें ये एहसास पहले भी 2 बार हो चुका था और हर बार उनकी सतर्कता ने उन्हें बचा लिया था। बाकी लोगों से संपर्क करो और उन्हें सतर्क रहने को कहो। दुश्मन के हमले के बाद यह मौत तक की लड़ाई होगी, टोफोसन ने धीमी आवाज में आदेश दिया। ठीक है। एक हटे कट्टे आदमी ने अपना फोन निकाला और कुछ नंबर डायल किए। कारखाने की इमारत के बाहर 2 मीटर ऊंचे तख्तों के ढेर के बीच एक हटे कट्टे आदमी का फोन वाइब्रेट हुआ। कॉलर आईडी देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसने जवाब दिया, क्या बात है? सतर्क रहें, दुश्मन ने दिन में हमला नहीं किया, इसलिए वे शायद आज रात हमला करेंगे। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो हम जानलेवा खतरे में पड़ सकते हैं। मैं समझता हूँ। उस हटे कट्टे आदमी ने तख्तों के बीच की दरारों से कैबिनेट फैक्ट्री के प्रवेश द्वार की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, बस इतना ही। जैसे ही दूसरे पक्ष ने फोन रखा, उस हटे कट्टे आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, भाइयों, सतर्क रहो। अगर हम इस बार और ज्यादा दुश्मनों को मार गिराते हैं तो वापस लौटने पर मालिक हमें भरपूर इनाम देगा। फिर हम जी भर कर खा पी सकते हैं, मांस खा सकते हैं और खूबसूरत महिलाओं के साथ मौज मस्ती कर सकते हैं। ठीक है। बाकी 9 हटे कट्टे आदमी मुस्कुराए। वे पहले से ही दुश्मनों को सफलतापूर्वक हराने के बाद आने वाले आनंदमय दिनों के बारे में कल्पना करने लगे थे। पफ, एक धारदार 3धारी सैन्य चाकू उस हटे कट्टे आदमी की पीठ में घुस गया जिसने अभी अभी फोन उठाया था। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया और उसके बगल में खड़े उसके साथी का सिर एक जोरदार मुक्के से उड़ गया। खून और दिमाग का सफेद हिस्सा उसके चेहरे पर फैल गया। हाथ में कुल्हाड़ी लिए तांग वेई ने जमीन पर बैठे एक हटे कट्टे आदमी की गर्दन के दाहिनी ओर बेरहमी से वार किया। जैसे ही उस आदमी ने दर्द भरी चीख मारी, तभी एक अन्य व्यक्ति ने चाकू से उसके पेट में वार कर दिया। अचानक घिरे हुए शत्रु ने अपने साथी पर हमला होते देख दहाड़ लगाई। शत्रु पफ, तांग शियू के चाकू ने उसका गला चीर दिया और उसके बाद एक जोरदार मुक्के ने उसे तुरंत मार डाला, जिससे उसकी आवाज दब गई। सभी लोग अपनी तलवारें नीचे रख दें और अपनी बंदूकें उठा लें। हम आने वाली लड़ाई में बंदूकों का इस्तेमाल करेंगे, तांग शियू ने गंभीरता से आदेश दिया। ठीक है। इस समय तांग वेई समेत 9 लोग तांग शियू से पूरी तरह आश्वस्त थे। उन्होंने तांग शियू के हत्या करने के तरीकों और उनके नेतृत्व में किए गए गुप्त हमले में मिली सफलता को देखा था। 29 लोग, कुल 29 दुश्मन जो बंदूकों और चाकुओं से लैस थे, उन्होंने महज 20 मिनट में मार गिराए, जिनमें से एक बेहोश होकर उनके पैरों के पास पड़ा था। उनमें से एक भी घायल नहीं हुआ। मरने की तो बात ही छोड़िए, चिकना ये बहुत ही सहज था। वे सभी सैनिक थे। कुछ को तांग परिवार ने बचपन से ही प्रशिक्षित किया था और बाकी सेवानिवृत्त सैनिक थे जिन्होंने तांग परिवार से अलग होने के बाद उनके प्रति वफादारी की शपथ ली थी। उन्होंने लगभग सभी ने हत्याएं की थीं, लेकिन उन्होंने कभी इतनी आसानी से हत्या का सामना नहीं किया था। उन्होंने कभी ऐसी गौरवपूर्ण जीत हासिल नहीं की थी। तांग वेई ने कहा, भाई, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या हमें तुरंत बाहर के लोगों को अंदर आकर मारने के लिए सूचित करना चाहिए? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी नहीं, चलो दाईं ओर स्थित कारखाने की इमारत में चलते हैं, तुम लोग वहां घात लगाकर हमला करो। मैं चुपके से उस दफ्तर की इमारत में घुसकर उन्हें चुपचाप मार डालूंगा। नहीं, तांग वेई ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, मैं तुम्हें अकेले जोखिम उठाने नहीं दे सकता। 2 मुठ्ठियां 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकती। वहां अभी भी दर्जनों दुश्मन हैं और उनमें से कई के पास बंदूकें होंगी। अगर तुमने कोई गलती की तो मैं संक्षेप में, चूंकि हम अंदर आ चुके हैं, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं, तांग शियू ने अपना मुंह खोला। तांग वेई ने हाथ हिलाकर उसकी बात काट दी और दृढ़ भाव से कहा, भाई, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ होने पर दादाजी और नानाजी मेरे पैर तोड़ दें, और मैं जीवन भर अपराध बोध में नहीं जीना चाहता, इसलिए अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, लाचारी से सिर हिलाया और कहा, छोड़ो इसे, तो हम चुपचाप निकल जाएंगे। नहीं, धिक्कार है, उस दफ्तर की इमारत में बैठे लोगों को तो हमें पता चल ही गया होगा। तांग वेई ने तुरंत पूछा,
उन्होंने हमें कैसे खोजा? तांग शियू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यहाँ लोगों को मारने से पहले क्या किसी ने फोन नहीं किया था? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो किसी ने दोनों तरफ की फैक्ट्री इमारतों में मौजूद लोगों को भी फोन किया था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। इसलिए उनके लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि दोनों तरफ की फैक्ट्री इमारतों में मौजूद लोगों के साथ कुछ हुआ है। रिंग रिंग रिंग। जैसे ही तांग शियू ने बोलना समाप्त किया, उसी समय उस हटे कट्टे आदमी की जेब में रखा फोन बजने लगा जिसे तांग शियू ने सबसे पहले मारा था। तांग शियू और तांग वेई ने एक दूसरे की ओर देखा। वास्तव में तांग वेई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। तांग शियू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, उस दफ्तर की इमारत में दुश्मनों पर छुपकर हमला करना अब शायद नामुमकिन है। इस तरह हम तुरंत पीछे हटेंगे और कैबिनेट फैक्ट्री के प्रवेश द्वार के बाहर अपने लोगों से मिलेंगे, फिर जितनी जल्दी हो सके पीछे हट जाएंगे। अगर बाहर घात लगाकर बैठे लोग हमें रोकने की हिम्मत करते हैं तो हम उनसे लड़ते हुए बाहर निकलेंगे। तांग वेई ने सिर हिलाकर कहा, हमने उनमें से बहुतों को मार डाला है। इतना काफी है, लेकिन इस आदमी का क्या? तांग शियू ने बेहोश पड़े हटे कट्टे आदमी को देखा और कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, अब उसे रखने का कोई फायदा नहीं, उसे मार डालो। ठीक है। तांग वेई का चाकू उठा और गिरा, जिससे बेहोश पड़े हटे कट्टे आदमी की सीधे मौत हो गई। उसके बाद सभी लोग जल्दी से वहां से निकले, पिछवाड़े की दीवार फांदकर कार में वापस चले गए। ये कैसा था? जूजी बाहर इंतजार कर रही थी। तांग शियू और तांग वेई को लौटते देख उसने चिंता से जल्दी से पूछा। तांग वेई ने अपने चेहरे से खून के छींटे पोंछे और हंसते हुए कहा, आंटी जू, मेरे भाई के नेतृत्व में हम अच्छा प्रदर्शन कैसे नहीं कर सकते थे? हालांकि हमने उन सभी को नहीं मारा, केवल 30 लोगों को मारा और फिर बाकी लोगों ने हमें देख लिया, इसलिए हम पीछे हट गए। जूजी ने हैरानी से कहा, तुम वहां आधे घंटे से भी कम समय के लिए थे, है ना? तुमने सच में उनमें से 30 को मार डाला? कैसे? तुमने ये कैसे किया? तांग वेई ने तांग शियू की और इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, उससे पूछो। तांग शियू ने कहा, एक छुपकर हमला। मैंने पहले ही जासूसी कर ली थी और छिपे हुए दुश्मनों के बारे में मुझे पूरी जानकारी थी, इसलिए हमने मिलकर कार्रवाई की और किसी को भी आगाह किए बिना 3 अलग अलग समूहों में छिपे हुए दुश्मनों को मार गिराया। ठीक है, चलो अब यहाँ से तुरंत चलते हैं और मुख्य द्वार पर मौजूद लोगों से मिलते हैं। ठीक है। शियू जी के चेहरे पर अभी भी सदमे के भाव थे, फिर भी उसने सिर हिलाकर सहमति दी। एक पल के बाद जूजी ने ली शियाओ जी को फोन करके निकासी की तैयारी करने को कहा। जब 4 गाड़ियां तेजी से दादी कैबिनेट फैक्ट्री के पास पहुंची तो ली शियाओ जी ने उन्हें देखा और तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ने का आदेश दिया। फिर उन 4 गाड़ियों के साथ मिल गए 8 कारें। वे अत्यंत तेज गति से वहां से भाग गए। कैबिनेट बनाने के कारखाने के अंदर तख्तों के ढेर के बीच टोफोसन का चेहरा क्रूर था और उसकी गहरी हत्या की मंशा ने उसके आसपास मौजूद दर्जनों हटे कट्टे आदमियों को कपकपी का एहसास कराया। शर्मनाक, उन्हें अपमान का गहरा एहसास हुआ, क्योंकि उनकी जरा भी जानकारी के बिना उनके द्वारा वहां तैनात किए गए अधीनस्थों को दुश्मन ने चुपचाप मार डाला था। रिपोर्ट के अनुसार अन्य 2 स्थानों पर भी सभी लोग मारे जा चुके हैं। एक हट्टा कट्टा आदमी दौड़कर आया, उसके चेहरे पर अभी भी डर के कुछ निशान दिख रहे थे। हरामी, टोफोसन ने गुस्से में एक तख्ते पर मुक्का मारा। अचानक, मानो कुछ याद करके, उसने तुरंत एक मोबाइल नंबर डायल किया और सख्ती से चिल्लाया, एमरी, बाहर क्या स्थिति है? अभी तक कोई हलचल नहीं, वे दुश्मन अभी भी कार में हैं। नहीं, 4 और कारें आ रही हैं। एमरी की आवाज फोन से आए। टोफोसन के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने तुरंत कहा, उन्हें मत रोको। अगर वे दादी कैबिनेट फैक्ट्री में घुसने की कोशिश करें तो उन्हें अंदर जाने दो और तुम उनके पीछे पीछे जाओ। अगर वे जाना चाहें तो उन्हें जाने दो। एमरी ने सवाल किया, क्यों? ये तो योजना नहीं है। टोफोसन ने दांत पीसते हुए कहा, दुश्मनों ने कैबिनेट फैक्ट्री में घुसपैठ कर ली है। मैंने जिन 3 टुकड़ियों को तैनात किया था, कुल 30 लोग मारे जा चुके हैं। क्या? एमरी ने हैरानी से कहा। चांदगू कस्बे से 10 किलोमीटर से भी अधिक दूर राजमार्ग पर 1 दर्जन से अधिक कारें तेज रफ्तार से दौड़ रही थीं। बीच में खड़ी एक ऑडी सेडान के अंदर तांग यूनपेंग का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके दिमाग में अभी अभी बूढ़े गुरु के शब्द गूंज रहे थे, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, हमें शियू, एर और वेई एर की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी। सबसे बुरी स्थिति में हम ग्वांगयांग प्रांत और फुगांग प्रांत दोनों को छोड़ देंगे। यदि याओ परिवार अन्य प्रांतों में हमारे तांग परिवार से लड़ने की हिम्मत करता है तो हम पूरी ताकत से उनका मुकाबला करेंगे। तांग यूनपेंग ने अपनी कनपटी रगड़ी और अचानक उसे तांग शियू के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर पछतावा हुआ। उसे पता था, तांग शियू एक प्रतिभाशाली बच्चा था जिसने बिना किसी की मदद के इतनी कम उम्र में एक उल्लेखनीय करियर बनाया, जो अपने आप में बहुत प्रभावशाली था। अगर तांग शियू को कुछ और साल या 10 साल से भी अधिक समय दिया जाता तो उसकी शक्ति शायद और भी बढ़ जाती। अगर उसे तांग परिवार का सहयोग भी मिल जाता तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि तांग शियू की शक्ति कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकती थी। यहाँ तक कि वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि यदि तांग शियू भविष्य में तांग परिवार के सदस्यों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करता है तो तांग परिवार का प्रभाव भी तेजी से बढ़ेगा और शायद कुछ ही वर्षों में तांग परिवार अपने चरम काल को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होगा। तब तक पूरी शाही राजधानी में या यहाँ तक कि पूरे देश में कौन सा परिवार तांग परिवार का आसानी से विरोध करने का साहस करेगा? संपूर्ण राजमहल में और यहाँ तक कि पूरे देश में तांग शियू से अधिक उत्कृष्ट युवक कोई नहीं है। तांग परिवार के भविष्य के लिए और उस बच्चे द्वारा इन वर्षों में झेली गई कठिनाइयों की भरपाई के लिए भले ही मुझे अपना जीवन जोखिम में डालना पड़े, मुझे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। तांग यूनपिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मन ही मन सोचने लगा। अध्याय 355 तांग परिवार के लिए एक शुभ अवसर। 3/5 मासिक टिकटों की मांग जारी है। तांग यूनपिंग गहरी सोच में डूबे हुए थे, तभी उन्हें जूजी का फोन आया। हालांकि जूजी की बात सुनने के बाद उनका चौकोर चेहरा आश्चर्य से भर गया। क्या आपको यकीन है कि यह सच है? क्या आपने सचमुच याओ परिवार के कुछ सदस्यों को मार डाला? जूजी ने कहा, यह सच है। तांग शियू ने स्वयं जासूसी की, स्वयं हमले का नेतृत्व किया, कुल 30 दुश्मनों को मार गिराया और 6 पिस्तौलें जब्त की। हम अब वापस लौट रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में रेड मेपल विला जिले में पहुंच जाएंगे। मैं समझता हूँ। तांग यूनपेंग ने इतना कहा और फिर सीधे फोन काट दिया। तब उनके आमतौर पर गंभीर रहने वाले चेहरे पर अब हैरानी और खुशी का
मिला जुला भाव दिखाई दे रहा था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, सभी को सूचित कर दीजिए, हम अब चांगपू टाउन नहीं जा रहे हैं, सीधे रेड मेपल विला जिले लौट रहे हैं। हाँ, यात्री सीट पर बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा। तांग युनपेंग ने खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ा। अगर कोई उस समय उसे ध्यान से देखता तो उसे उसका शरीर थोड़ा कांपता हुआ और मुठियां कसकर भींची हुई नजर आती। 30 एक ही हमले में 30 दुश्मन मारे गए। याओ परिवार ने हमारे परिवार को धीरे धीरे पीछे धकेल दिया है और हमारे कई लोगों पर हमले हुए हैं, जिनमें से केवल 20 से कुछ अधिक ही मारे गए हैं। तांग शियू ने बाकी लोगों के साथ मिलकर एक ही हमले में 30 दुश्मनों को मार गिराया। नहीं, 30 नहीं, उस डिप्टी मैनेजर को बचाते समय ऐसा लगता है कि उन्होंने दुश्मन के 6 सैनिकों को भी मार गिराया। कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि इस बार हमारे अपने लोग पकड़े गए और दुश्मन ने बड़ी चतुराई से जाल बिछाया, लेकिन अंत में वे न केवल डिप्टी मैनेजर से वांछित जानकारी प्राप्त करने में विफल रहे, बल्कि सब कुछ खो बैठे और भारी नुकसान भी उठाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सचमुच बहुत अच्छा। तांग शियू, तांग शियू, तांग परिवार के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य। बहुत समय बाद तांग युनपेंग ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई जिसे वह रोक नहीं सका और उसने झटपट अपना फोन निकाला। हालांकि उसने तुरंत कॉल नहीं किया। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने अपना फोन वापस रख दिया। जब तक मैं पूरी स्थिति को अच्छी तरह समझ न लूं, तब तक मैं इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारी को नहीं दूंगा। गुआंगयांग प्रांत, न्यू एरा ग्रुप। याओ शिनहुआ एक मुलायम सोफे पर सुस्ती से बैठी दस्तावेजों के ढेर को चुपचाप पलट रही थी। ये दस्तावेज गुआंगयांग प्रांत और फुगांग प्रांत में तांग परिवार के प्रभाव के वितरण से संबंधित था। अब गुआंगयांग प्रांत में तांग परिवार से जुड़े बाई परिवार के मुखिया बाई यान को उसने फंसा लिया था और अस्थायी रूप से गिरफ्तार कर लिया था। शिंगहुई समूह भी आग में जलकर राख हो गया था। ये कहा जा सकता है कि गुआंगयांग प्रांत में तांग परिवार के 2 हाथ कट गए थे। शिंगहुई समूह की वित्तीय स्थिति को समझकर ही हम तांग परिवार के धन के इस स्रोत को बेहतर ढंग से निशाना बना सकते हैं। एक बार शिंगहुई समूह पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो तांग परिवार की एक और उंगली काटी जा सकती है। याओ शिनहुआ के होठों पर मुस्कान आ गई। रिंग रिंग रिंग, उसका फोन बज उठा। याओ शिनहुआ ने अपना फोन निकाला, कॉलर आईडी देखी और उनकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। फोन का जवाब देने के बाद उन्होंने कहा, टोफरसन, क्या आपके पास मुझे बताने के लिए कोई अच्छी खबर है? बूढ़े वुल्फ, कुछ हुआ है? फोन से टोफरसन की आवाज आई, जिसमें हत्या करने का इरादा झलक रहा था। याओ शिनहुआ की मुस्कान जम गई। उसका शरीर एकदम सीधा हो गया, मांसपेशियां तन गईं और उसने गहरी आवाज में पूछा, क्या हुआ? टोफरसन ने गहरी आवाज में कहा, दादी कैबिनेट फैक्ट्री में हमने जो जाल बिछाया था उसे दुश्मन ने तोड़ दिया। उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए एक रणनीति अपनाई, लोगों के एक समूह को कैबिनेट फैक्ट्री के बाहर तैनात किया, जबकि दूसरे समूह ने चुपके से दादी कैबिनेट फैक्ट्री में घुसपैठ की और मेरे तीनों समूहों के 30 आदमियों को चुपचाप मार डाला। इसके अलावा याओ शिनहुआ अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में खून की प्यास और हत्या का भाव धधक रहा था और उसने गहरी आवाज में पूछा, और क्या? टोफरसन ने कहा, वानहीन की सुरक्षा का जिम्मा याओ शिन्यू के पास था। मैंने अभी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं उठा। मुझे डर है कि वहां भी कुछ बुरा हुआ होगा। धत तेरी की। याओ शिनहुआ गुस्से से चिल्लाया, फोन काट दिया और तुरंत याओ शिन्यू का नंबर डायल किया, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ तक कि जब उसने याओ परिवार के एक अन्य सदस्य का नंबर डायल किया, तब भी कोई जवाब नहीं मिला। बहुत समय बाद क्रोधित याओ शिनहुआ ने अंततः टोफरसन को फोन किया और गहरी आवाज में कहा, तुरंत अपने आदमियों को एक्सट्रीम स्केटिंग रिंक ले जाओ और वहां की स्थिति का जायजा लो। टोफरसन ने कहा, मैंने पहले ही लोगों को भेज दिया है, हमें बहुत जल्द खबर मिल जाएगी। याओ शिनहुआ ने मेज पर मुक्का मारा और भारी स्वर में कहा, चूंकि दादी कैबिनेट फैक्ट्री विफल हो गई है, इसलिए आगे किसी भी घटना को रोकने के लिए आपको अपने आदमियों को लेकर तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। मैं गुआनचिंग में आपका इंतजार करूंगा। 1 घंटे बाद रेड मेपल विला जिला गुआनचिंग। तांग युनपेंग, जो पहले ही लौट चुका था, विला के द्वार के बाहर एक भाले की तरह खड़ा था। उसके बगल में खड़े 4 हटे कट्टे आदमी ठंडे भावों से अपने आसपास के वातावरण को देख रहे थे। वे यहाँ हैं, उसके बगल में बैठे एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा। तांग युनपेंग ने विला जिले के गेट की ओर तेजी से आती हुई 8 कारों को भी देखा। उनके सामने रुकने के बाद 8 कारों के दरवाजे एक एक करके खुल गए। भाई युनपेंग, जू जी, मुस्कुराते हुए तांग युनपेंग के पास जाने वाले पहले व्यक्ति थे। चाचा, चाचा। तांग वेई और तांग शियू भी कारों से बाहर निकले और आवाज लगाए। तांग युनपेंग के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, जू जी, तुम सबने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया। बोलने के बाद उन्होंने तांग वेई और तांग शियू की ओर देखा, धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई एकजुट होकर सोने की तरह शक्ति प्राप्त करते हैं। तुम दोनों भाइयों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बेहद अच्छा। तांग शियू, मुझे पहले से ही पता था कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक शक्तिशाली होगे। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बात है। तांग युनपेंग अचंभित होकर हंसे, कितना संयमित स्वभाव है। जो मेरे लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, वह आपके लिए तुच्छ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे तांग परिवार ने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को जन्म दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा तांग परिवार भविष्य में अवश्य ही अपने शिखर पर वापस लौटेगा। तांग शियू ने कहा, ऐसा होगा। हा हा हा। तांग युनपेंग जोर से हंस पड़ा और फिर बोला, आप सबने बहुत मेहनत की है। मैंने खाना पीना तैयार रखा है, बस आपके लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। आइए आइए अंदर चलते हैं और बातें करते हैं। जैसे ही समूह विला के प्रांगण में दाखिल हुआ और अंगरक्षक स्वेच्छा से पीछे रुक गए, तांग युनपेंग, जू जी, तांग शियू और तांग वेई को विला की दूसरी मंजिल पर एक बगल के हॉल में ले गया। जू जी, मुझे ऑपरेशन की पूरी जानकारी बताओ। सबके बैठ जाने के बाद तांग युनपेंग ने बेसब्री से पूछा। जू जी ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल इस बार पूरे अभियान की कमान तांग शियू के हाथ में थी। खुफिया जानकारी जुटाने और टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। उन्हें ही समझाने दीजिए। तांग युनपेंग ने तांग शियू की ओर देखा। तांग शियू ने कहा, मैंने एक व्यक्ति को जांच के लिए भेजा और पता चला कि
शिंगहुई समूह के वित्त विभाग के उप प्रबंधक को चांगबू कस्बे के एक्सट्रीम स्केटिंग रिंक में गुप्त रूप से बंधक बनाया गया था। इसलिए हमने पहले उप प्रबंधक को छुड़ाया, फिर एक चाल चलकर दादी कैबिनेट फैक्ट्री में गए। अंदर की स्थिति का जायजा लेने के बाद हम पिछली दीवार फांदकर अंदर घुस गए और वहां घात लगाकर बैठे कुछ दुश्मनों को मार गिराया। असल में हम दादी कैबिनेट फैक्ट्री में सभी दुश्मनों को खत्म कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से एक दुर्घटना हो गई और बचे हुए लोगों को इसका पता चल गया। इसलिए हमने निश्चित रूप से हार मान ली। हम बाकी लोगों के साथ फिर से मिले और सीधे वहां से निकल गए। तांग युनपिंग ने आश्चर्य से पूछा, बस इतना ही? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, बस यही है। तांग युनपिंग ने भारी स्वर में सिर हिलाया। हालांकि तांग शियू ने हल्के स्वर में बात की, लेकिन वह उसमें छिपे खतरे को महसूस कर सकता था। विशेष रूप से 36 शत्रुओं के मारे जाने के बावजूद उनका एक भी साथी नहीं मरा। वास्तव में उसने अभी चुपचाप देखा था और एक भी घायल नहीं हुआ था। यह उपलब्धि, यह उनकी कल्पना से कहीं अधिक था। हालांकि तांग युनपिंग के मन में अभी भी एक सवाल था। उनकी निगाहें कुछ क्षणों के लिए तांग शियू पर टिकी रहीं, फिर उन्होंने धीरे से पूछा, तांग शियू, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने उस उप प्रबंधक के ठिकाने की जांच करने के लिए किसे कहा था? तांग शियू ने कहा, वह ग्वांगयांग प्रांत से नहीं बल्कि फुगांग प्रांत से है। कौन? तांग युनपिंग का दिल कांप उठा। उसे लगा कि किसी दूसरे प्रांत के व्यक्ति का ग्वांगयांग प्रांत में खुफिया जानकारी जुटाना इस बात का संकेत है कि उनकी पहचान गुप्त नहीं है। तांग शियू ने कहा, फुगांग प्रांत में हुआंग परिवार के मुखिया हुआंग जिनफू। तांग युनपिंग अचानक उठ खड़ा हुआ, उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था और उसने जल्दबाजी में पूछा, आपका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने हमें जानकारी जुटाने में मदद की वह हुआंग जिनफू है? आप उसे कैसे जानते हैं? तांग शियू ने कहा, हुआंग जिनफू और मैं एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मेरे लोग उन्हें जानते हैं और उनका हुआंग परिवार से गहरा संबंध है। तांग युनपिंग के होंठ कुछ बार हिले और उसके दिल में सदमे की एक तीव्र भावना उत्पन्न हुई। हुआंग परिवार, ये फुगांग प्रांत के प्रमुख परिवारों में से एक था। हालांकि हुआंग परिवार के मुखिया हुआंग जिनफू राजनीति में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, लेकिन हुआंग परिवार के 1 दर्जन से अधिक सदस्य फुगांग प्रांत में महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकारी थे और हुआंग जिनफू के छोटे भाई हुआंग जिनमिंग तो फुगांग प्रांत में दूसरे सबसे बड़े नेता थे। तांग युनपिंग को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने गहरी आवाज में पूछा, तांग शियू, अगर फुगांग प्रांत में हमारे तांग परिवार और याओ परिवार के बीच टकराव होता है तो हुआंग परिवार? तांग शियू ने कहा, हुआंग परिवार बिना शर्त हमारे साथ खड़ा रहेगा। तांग युनपिंग बेहद खुश हुआ और उसने जल्दबाजी में कहा, क्या आप वाकई आश्वस्त हैं? तांग शियू ने कहा, बिल्कुल। हालांकि मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन हुआंग परिवार मेरे लोगों का बहुत बड़ा ऋणी है। भले ही वे अपनी पूरी ताकत से हमारी मदद न कर पाएं, फिर भी वे बड़ी संख्या में लोगों को भेजेंगे। तांग युनपिंग ने गहरी सांस ली और अचानक कहा, तो अगर हम हुआंग जिनफू से मदद मांगें तो क्या वह मना नहीं करेंगे? मेरा मतलब है, हुआंग जिनफू में ग्वांगयांग प्रांत के राजनीतिक हस्तियों को प्रभावित करने की क्षमता है। तांग शियू ने कहा, चाचा जी, कृपया विस्तार से बताएं। तांग युनपिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, ग्वांगयांग प्रांत में हमारे तांग परिवार के विकास का एक कारण ये है कि यहाँ का बाई परिवार हमारे तांग परिवार से संबद्ध है। बाई परिवार के मुखिया बाई यांग गुरु के प्रिय शिष्य भी हैं। हमारे तांग परिवार की मदद से वे गुआंगयांग प्रांत में चौथे सबसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गए हैं। हालांकि कुछ समय पहले याओ परिवार ने हमारे विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी थी और उनका पहला निशाना बाई यांग थे। अब बाई यांग को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। मैं सोच रहा हूँ, अगर हम हुआंग जिनफू से मदद मांगें तो क्या हम बाई यांग को छुड़ा सकते हैं? तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर कहा, हुआंग परिवार का फुगांग प्रांत में प्रभाव है, लेकिन ये ग्वांगयांग प्रांत तक नहीं फैलना चाहिए, है ना? तांग युनपिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, आप गलत हैं। जहां तक मुझे पता है, हुआंग जिनफू और ग्वांगयांग प्रांत के नंबर 1 नेता झोउ ग्वांगफेंग कभी सहपाठी और अच्छे दोस्त थे। उनके बीच बहुत गहरा संबंध है। झोउ ग्वांगफेंग की पत्नी हुआंग जिनफू की चचेरी बहन है। इसलिए अगर हुआंग जिनफू खुद आगे आते हैं तो झोउ ग्वांगफेंग को मना नहीं करना चाहिए। अध्याय 356 सत्ता का त्याग 4/5 मासिक टिकटों का अनुरोध। तांग शियू कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से सिर हिलाते हुए बोले, चूंकि बाई परिवार हमारे अपने परिवार का हिस्सा है, इसलिए हम चुपचाप खड़े नहीं रह सकते। मैं खुद फुकोंग प्रांत में हुआंग परिवार के पास जाऊंगा। आप सब मेरी खबर का इंतजार कीजिएगा। तांग युनपिंग ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हालांकि हुआंग जिनफू के साथ मेरा कोई खास रिश्ता नहीं है, फिर भी मैं शुसु प्रांत में एक उच्च पदस्थ अधिकारी हूँ, इसलिए शायद मैं कुछ प्रभाव का इस्तेमाल कर सकूं। तांग शियू ने पूछा, चाचा, आप ग्वांगयांग प्रांत में कितने समय से हैं? तांग युनपिंग चौंक गया और बोला, आज तीसरा दिन है। तांग शियू ने कहा, चाचा जी, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको शुसु प्रांत लौट जाना चाहिए। याओ परिवार ने सिर्फ याओ शिनहुआ को भेजा है और हमारे तांग परिवार द्वारा आपको व्यक्तिगत रूप से भेजना, मुझे लगता है कि यह उन्हें जरूरत से ज्यादा श्रेय देना है। चूंकि हम और याओ शिनहुआ दोनों अपने अपने परिवारों की युवा पीढ़ी हैं, तो चलिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। आप? तांग युनपिंग ने अपना मुंह खोला, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए और उसने उन्हें वापस निगल लिया। तांग शियू ने आत्मविश्वास से कहा, मैं घमंडी नहीं हूँ, नहीं मैं उन्हें कम आंक रहा हूँ। चूंकि याओ परिवार और तांग परिवार के बीच अभी तक पूरी तरह से टकराव नहीं हुआ है और उन्होंने ग्वांगयांग प्रांत और फुकोंग प्रांत में अपनी चाल चलने का फैसला किया है, मेरा मानना है कि उनकी अपनी कुछ चिंताएं हैं। इसलिए इन दोनों प्रांतों को हमारा युद्ध क्षेत्र बनने दें। अगर हम हारते हैं तो इसका मतलब है कि हम में अभी भी कमियां हैं। अगर हम जीतते हैं तो एक तरफ तो ये याओ परिवार को करारा झटका होगा और दूसरी तरफ ये साबित होगा कि हम याओ परिवार की युवा पीढ़ी से अधिक शक्तिशाली हैं। तांग युनपिंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तांग शियू, मुझे नहीं पता कि आप देश के शीर्ष परिवारों के बारे में कितना समझते हैं, लेकिन ग्वांगयांग प्रांत और फुकोंग प्रांत में मौजूद जनशक्ति और व्यवसाय हमारे तांग परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम हार गए तो तांग परिवार की ताकत 1/5वें हिस्से तक कम हो जाएगी। तांग शियू ने पूछा, अगर याओ परिवार हार जाता है तो क्या होगा? तांग युनपिंग ने कहा, अगर याओ परिवार हार जाता है तो शायद हमारी जैसी ही स्थिति होगी। उनका याओ परिवार हमारे तांग परिवार से अधिक शक्तिशाली है, लेकिन यहाँ उनका निवेश और ताकत भी हमसे कई गुना अधिक है। तांग
शियू ने पूछा, अगर याओ परिवार हार जाता है तो क्या हमारा तांग परिवार उनकी बराबरी कर पाएगा? तांग यूनपिंग ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, भले ही हम याओ परिवार की बराबरी न कर पाएं, लेकिन अंतर ज्यादा नहीं होगा। जब तक याओ परिवार के वे कुछ ताकतवर लोग मूर्ख नहीं हैं, अगर वे यहाँ हार जाते हैं तो शायद वे कुछ समय तक हमें फिर से निशाना नहीं बनाएंगे। हमारे तांग परिवार को इस समय सबसे ज्यादा समय की जरूरत है। अगर हमें और समय मिल जाए तो परिवार की ताकत में बहुत वृद्धि होगी। तांग शियू ने भौहें चढ़ाकर कहा, चाचा, आप तो बहुत आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे हैं। तांग यूनपिंग ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, बल्कि बात यह है कि बूढ़े व्यक्ति की बीमारी ठीक हो चुकी है। याओ परिवार अब हमारे तांग परिवार के खिलाफ जो कदम उठा रहा है वह सिर्फ स्थिति का जायजा लेने के लिए है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बूढ़े व्यक्ति की बीमारी आपने ठीक की है, इसलिए बाहरी दुनिया को ये पता नहीं है कि बूढ़े व्यक्ति की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। कुछ दिन पहले बूढ़े व्यक्ति ने स्वयं हमारे परिवार के प्रमुख सदस्यों को 5 वर्षीय विकास योजना बनाने का आदेश दिया था। एक बार जब योजना सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी और अंततः सफल होगी तो हमारे तांग परिवार की शक्ति अपने चरम पर पहुंच जाएगी और देश के शीर्ष 3 परिवारों में शामिल हो जाएगी। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, ये कैसे विकसित होगा? तांग यूनपिंग के होठों पर मुस्कान खिल उठी और उन्होंने कहा, इसमें पैसा लुटाकर दशकों की कमाई सब कुछ निवेश किया जाएगा। तांग शियू का दिल कांप उठा। कुछ देर सोचने के बाद उसने धीरे से कहा, अभी परिवार के भविष्य के बारे में बात न करें। ग्वांगयांग और फुकॉन प्रांत में चल रहे युद्ध को हम संभालेंगे। मैं जीत की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर हम हार गए तो मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों प्रांतों में याओ परिवार के सभी लोग गायब हो जाएंगे। तांग यूनपिंग स्तब्ध रह गया। सब गायब हो गए? यदि याओ परिवार के सभी लोग गायब हो जाएं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि तांग परिवार और याओ परिवार दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा? तांग यूनपिंग चुपचाप सोच रहा था। उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, आप सब पहले बाहर जाइए। खाना खाने के बाद मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है। तांग शियू तुरंत खड़ा हो गया। वह जानता था कि तांग यूनपिंग ने अभी तक उसे जवाब नहीं दिया था, क्योंकि उसे अपने दादा तांग गुशिंग को रिपोर्ट करना था और उनकी राय लेनी थी। लेकिन तांग शियू को पूरा भरोसा था कि तांग गुशिंग सहमत होंगे। आखिरकार उन्होंने पहले ही अपने कई तुरुप के पत्ते खोल दिए थे। जल्द ही तांग शियू, तांग वेई और जूजी पहली मंजिल पर आए। जिज्ञासा से भरे तांग वेई को आखिरकार मौका मिला और उसने पूछा, भाई, आपने पहले कहा था कि हुआंग परिवार का मुखिया आपके अधीनस्थ का ऋणी है। आपका अधीनस्थ आखिर कौन है? इस समय जूजी ने भी अपने कान खड़े कर लिए। तांग शियू ने हंसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। बस इंतजार करो, सही समय आने पर मैं तुम्हारा परिचय करा दूंगी। तांग वेई थोड़ा निराश लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने जिद करते हुए पूछा, तो कम से कम आप मुझे ये तो बता सकते हैं कि वह क्या करता है जो हुआंग परिवार के मुखिया को अपना एहसानमंद बना सकता है? वह तो असाधारण ही होगा। कहीं वह कांग शिया तो नहीं है? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, ये कांग शिया नहीं है। वह रेस्तरां का व्यवसाय चलाते हैं। रेस्तरां व्यवसाय? तांग वेई को तांग शियू की बातों पर थोड़ा संदेह था, लेकिन यह महसूस करते हुए कि तांग शियू वास्तव में कुछ कहना नहीं चाहता था। उसके पास अपने दिल में उठ रहे सवालों को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शाही राजधानी, तांग परिवार का पैतृक घर। तांग गुशिंग ने अभी तक आराम नहीं किया था, बल्कि घर के बाहर धूप सेक रहा था। उसके अलावा तांग युंडे और तांग मिन भी वहां मौजूद थे। युंडे, चूंकि शियू ग्वांगयांग प्रांत जाना चाहता है तो उसे रोकना ठीक नहीं है। एक नौजवान के लिए अनुभव प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं है। तुमने उसके पिछले कारनामे देखे हैं और मुझे विश्वास है कि वह बहुत काबिल है। पारिवारिक संघर्षों का अनुभव करने से वह और भी जल्दी परिपक्व हो जाएगा। तांग गुशिंग ने चाय का प्याला पकड़े हुए मुस्कुराते हुए कहा। तांग युंडे ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, वह लड़का मेरी तरह है, हमारे तांग परिवार का एक आदमी। अगर वह जाना चाहता है तो उसे जाने दो। जिस तरह से वह अपने दम पर करियर बना सकता है, उससे पता चलता है कि वह बुद्धिमान है। मुझे उम्मीद है कि वह ग्वांगयांग प्रांत में थोड़ी मदद कर पाएगा। तांग गुशिंग ने हंसते हुए कहा, जब तक उसे कोई खतरा न हो, मुझे उससे मदद की उम्मीद नहीं है। हमारे और याओ परिवार जैसे पारिवारिक संघर्ष जिनमें इतना छिपा हुआ रक्तपात शामिल है, उसे बड़े परिवारों के बीच के क्रूर खेल को समझने में मदद कर सकते हैं। तांग मिन मुस्कुराई, मुझे लगता है कि तांग शियू बहुत अच्छा है। मैंने लोगों को भेजकर उसके लिए मोदू में संपत्ति खरीदी। हालांकि वह वहां केवल 2 रात रुका। मुझे खबर मिली कि उसने स्कूल जाने के लिए मेरे द्वारा दी गई 4 आलीशान कारों का इस्तेमाल नहीं किया। स्कूल में भी उसने किसी प्रतिष्ठित परिवार के युवा मालिक जैसा घमंड और दबंग व्यवहार नहीं दिखाया। इसके विपरीत वह बहुत ही शांत स्वभाव का था और अपने नए सहपाठियों के साथ उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। तांग गुशिंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या आपने उसकी जांच के लिए लोगों को भेजा था? तांग मिन ने कहा, यह कोई जांच नहीं थी, बल्कि गुप्त सुरक्षा थी। हालांकि मेरे भेजे हुए लोग मोदू में ठीक उसी समय पहुंचे जब वह और तांग वेई ग्वांगयांग प्रांत गए थे। ये सारी जानकारी मेरे भेजे हुए लोगों ने अपनी जांच के माध्यम से धीरे धीरे जुटाई थी। तांग गुशिंग ने चुपचाप सिर हिलाया। रिंग रिंग रिंग। इस पल फोन की घंटी बजी। तांग गुशिंग ने अपनी भौहें उठाईं, अपना फोन निकाला, उसे देखा और सीधे आंसर बटन दबाते हुए गहरी आवाज में कहा, क्या खबर है? क्या उन्हें बचा लिया गया है? पिताजी, उन्हें बचा लिया गया है और हमें बहुत कुछ हासिल हुआ है। मुझे बताओ। ठीक है। दरअसल ये बचाव अभियान तांग शियू का विचार था। तांग गुशिंग चुपचाप अपने बेटे तांग यूनपिंग की रिपोर्ट सुन रहे थे और जैसे जैसे वह सुनते गए, उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव और गहरा होता गया। अंत में वह आश्चर्य सदमे में बदल गया। सहमत हो जाओ। तांग यूनपिंग के बोलने के बाद तांग गुशिंग ने निर्णायक स्वर में कहा। तांग यूनपिंग ने कहा, चूंकि ऐसा है तो मैं सीधे शुसु प्रांत लौट जाऊंगा। यहाँ की सारी जिम्मेदारी तांग शियू की होगी। अच्छा। तांग गुशिंग सहमत हो गया और फोन रखने के बाद उसके चेहरे पर हैरानी का भाव काफी देर तक बना रहा। तांग मिन और तांग युंडे ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर पूछा, पिताजी, क्या हुआ? क्या शिंगहुई समूह के उपनिदेशक को बचा लिया गया? बड़े भाई ने आपको ठीक ठीक क्या बताया?
तांग गुशेंग के चेहरे के भाव धीरे धीरे बदल गए। जब उनके वृद्ध चेहरे पर मुस्कान आए तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर तांग युंडे के कंधे पर जोर से थपथपाया और गहरी आह भरते हुए कहा, युंडे, तुमने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया है और मुझे एक अच्छा पोता दिया है। तांग युंडे पूरी तरह से हैरान रह गया और उसने पूछा, पिताजी, क्या शियू एर ने कुछ किया है? आखिर चल क्या रहा है? तांग गुशेंग दिल खोलकर हंसे और बोले, गुआंग्यांग प्रांत में याओ परिवार द्वारा हमारे तांग परिवार को बुरी तरह दबाया जा रहा था, यहाँ तक कि हमने वहाँ सब कुछ छोड़ने की कगार पर थे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शियू एर गुआंग्यांग प्रांत पहुंचने के ठीक एक रात बाद इतना बड़ा काम कर देगी। जल्द ही उन्होंने गुआंग्यांग प्रांत की घटनाओं का ब्यौरा दिया और अंत में आह भरते हुए कहा, अगर सिर्फ यही बातें होती तो मैं युनपेंग को जाने देने और शियुआ को वहाँ की सारी जिम्मेदारी सौंपने के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं होता। लेकिन शियुआ के तुरुप के पत्ते शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। तांग मिन के चेहरे पर भी हैरानी और अत्यधिक खुशी के भाव थे, लेकिन बूढ़े आदमी का आखिरी वाक्य सुनकर उसने तुरंत पूछा, पिताजी, तांग, शियू के पास और कौन कौन से तुरुप के पत्ते हैं? तांग गुशेंग ने कहा, आप सभी फुकॉन प्रांत के हुआंग परिवार के बारे में जानते हैं, है ना? तांग मिन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है। वे फुकॉन प्रांत के प्रमुख परिवारों में से एक हैं और उनका हुआंग परिवार तटस्थ गुट से संबंधित है, जो विभिन्न परिवारों के संघर्षों में शायद ही कभी भाग लेता है। साथ ही हुआंग परिवार के बुजुर्ग अभी भी जीवित हैं, उनकी उम्र लगभग 106 वर्ष होगी। उस समय वे हमारे देश के एक महान नायक थे। तांग युंडे ने भी सिर हिलाया और कहा, जब मैं सेना में था तब मैं हुआंग परिवार के एक सदस्य हुआंग जिनमिन को जानता था। तांग गुशेंग ने प्रशंसा करते हुए कहा, आप जिस हुआंग जिनमिन को जानते हैं वह भी अब एक उच्च पदस्थ और शक्तिशाली व्यक्ति है। फुकॉन प्रांत में अगर वह अपना पैर भी पटके तो पूरा फुकॉन प्रांत कांप उठेगा। तांग युंडे ने पूछा, पिताजी, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि शियू एर का हुआंग परिवार से कुछ संबंध है? तांग गुशेंग मुस्कुराया, सिर्फ एक संबंध नहीं बल्कि गहरा संबंध। शियुआ ने खुद आपके बड़े भाई को बताया कि हुआंग परिवार के मुखिया पर शियुआ के एक अधीनस्थ का एहसान है। जरा सोचिए, हुआंग परिवार के मुखिया का रुतबा क्या है? शियुआ के अधीनस्थ का एहसानमंद होना शियुआ के गुप्त रहस्यों को लेकर मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही है। ये सुनकर तांग युंडे और तांग मिन दंग रह गए और फिर दोनों ने सुखद आश्चर्य के भाव दिखाए। हुआंग परिवार यह एक बहुत शक्तिशाली परिवार है। हालांकि उनकी तुलना तांग परिवार से नहीं की जा सकती, लेकिन अगर उन्हें हुआंग परिवार का सहयोग मिल जाए तो गुआंग्यांग प्रांत और फुकॉन प्रांत में तांग और याओ परिवारों की लड़ाई जीतने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। तांग गुशेंग मुस्कुराया और बोला, शियू चाहता है कि तुम्हारा बड़ा भाई चला जाए। वह तांग परिवार और याओ परिवार के बीच संघर्ष का नेतृत्व करना चाहता है। मैं सहमत हो गया। तांग युंडे ने तुरंत कहा, पिताजी, यह मामला छोटा नहीं है। शियू एर अभी छोटी है, क्या आप इस पर गंभीरता से पुनर्विचार नहीं करेंगे? तांग गुशेंग हंसते हुए बोले, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। याओ परिवार के मुख्य सदस्यों ने उस बच्चे याओ शिनहुआ को अकेले ही भेजा था, है ना? चूंकि शियू एर आत्मविश्वास से भरा है तो उसे जो चाहे करने दो। भले ही हम वहां हार जाएं, लेकिन अगर इससे उसे जल्दी विकास करने में मदद मिलती है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। अध्याय 357 घबराहट और चिंता 5/5 मासिक टिकटों की तलाश में हांगकांग शहर रेड मेपल विला जिला। जब सुगंधित और स्वादिष्ट व्यंजन भोजन की मेज पर परोसे गए तो तांग युनपिंग हल्की मुस्कान के साथ दूसरी मंजिल से नीचे आए। जूजी द्वारा उनके लिए एक कुर्सी खींचने के बाद तांग युनपिंग ने हाथ हिलाकर सभी को बैठने का इशारा किया। खाना तो बहुत ही शानदार है, मुझे आज बहुत भूख लगी है, क्या आप मेरे साथ कुछ पीना चाहेंगे? तांग युनपिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तांग वेई की आंखें चमक उठी और वह मुस्कुराया, चाचा जी, क्या आपके पास अच्छी शराब है? तांग युनपिंग हंसते हुए बोला, अभी तो मेरी नज़र में कोई भी शराब अच्छी शराब है। तांग युनपिंग की बातों से उन्हें पता चल गया कि वह खुश हैं और उनकी मुस्कान तुरंत और चौड़ी हो गई। तांग वेई तो दौड़कर रसोई में गई और नौकरानी से बढ़िया शराब की 2 बोतलें मंगवाईं। तांग युनपिंग ने तांग शियू की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग ने गुआंग्यांग प्रांत में सब कुछ संभालने के लिए आपको अनुमति दे दी है। मैं रात भर में शुसु प्रांत लौट जाऊंगा, इसलिए यहाँ का सारा काम मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत करो। तांग युनपिंग ने आह भरी, तांग शियू, सच कहूँ तो काश हम तुम्हें पहले ढूंढ लेते। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। तांग युनपिंग हंसते हुए बोला, हाँ, अभी भी देर नहीं हुई है। आप फुगांग प्रांत कब जाने की योजना बना रहे हैं? तांग शियू ने कहा, कल सुबह सबसे पहले, बाद में मैं गुआंग्यांग प्रांत और फुगांग प्रांत में हमारे तांग परिवार के प्रभाव को अच्छी तरह समझ लूंगा। वैसे बाई परिवार के मुखिया बाई यांग को फिलहाल हिरासत केंद्र में रखा गया है। अब उनके बाई परिवार की बागडोर किसके हाथ में है? तांग युनपिंग ने कहा, बाई ताओ, बाई यांग का छोटा भाई। तांग शियू ने सिर हिलाया। रात के खाने के बाद तांग युनपिंग तांग परिवार द्वारा प्रशिक्षित 6 अंगरक्षकों के साथ विला से रवाना हो गए। विला में केवल तांग शियू, तांग वेई, जूजी और ली शियाओजी ही रहे गए। आंटी जू, कृपया मुझे गुआंग्यांग प्रांत और फुगांग प्रांत में हमारी सभी सेनाओं के बारे में बताएं। अपनी ताकत को समझकर ही मैं अगला कदम तय कर सकती हूँ, तांग शियू ने कहा। जूजी ने सिर हिलाते हुए कहा, गुआंग्यांग प्रांत में शिंगहुई समूह के अलावा हम कपड़ों और विज्ञापन के कारोबार से जुड़ी कई छोटी कंपनियों को भी नियंत्रित करते हैं। हालांकि कपड़ों के कारोबार के प्रबंधक लियू युआनशेंग की 5 दिन पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये संभवतः याओ परिवार के द्वारा किया गया था और विज्ञापन कंपनी के प्रभारी वेई युआन पर भी हमला हुआ था। हालांकि वह बच गए, लेकिन अभी भी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। फुगांग प्रांत में तांग परिवार द्वारा गुप्त रूप से स्थापित एक सुरक्षा कंपनी है, जिनचेन सिक्योरिटी कंपनी। ये बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन इसके सभी सुरक्षाकर्मी तांग परिवार द्वारा प्रशिक्षित सदस्य हैं, लगभग 120 लोग। इसके प्रभारी ली लिवेई हैं। इसके अलावा फुगांग प्रांत में हमारे हार्डवेयर और रियल एस्टेट व्यवसाय भी हैं। इन सभी के स्पष्ट प्रबंधक हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इन सभी को ली लिवेई नियंत्रित करते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जैसा कि जूजी ने बताया, तांग शियू को धीरे धीरे गुआंग्यांग प्रांत और फुगांग प्रांत में तांग परिवार की ताकत का स्पष्ट अंदाजा हो गया।
व्यापार के लिहाज से शिंगहुई ग्रुप के अलावा तांग परिवार के अन्य व्यवसाय यहाँ बहुत बड़े नहीं थे। हालांकि सैन्य शक्ति के मामले में जिनचेन सिक्योरिटी कंपनी काफी मजबूत थी। आगे तांग युनपेंग द्वारा विला में छोड़े गए लगभग 40 लोगों में से आधे जिनचेन सिक्योरिटी कंपनी से स्थानांतरित होकर आए थे। बाकी आधे शिंगहुई ग्रुप की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सदस्य थे। तांग शियू ने कहा, शुआजू कृपया मेरे साथ बाई परिवार चलें। बाई परिवार इस समय उथल पुथल में होगा और हमें उन्हें दिलासा देने की जरूरत है। जूजी ने कहा, तुम्हारे चाचा वो तो पहले ही। तांग शियू ने बीच में ही टोकते हुए गंभीरता से कहा, शिष्य जू मेरे चाचा हैं और मैं हूँ। चूंकि ग्वांगयांग प्रांत और फुगांग प्रांत के मामलों को संभालने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, इसलिए मैं बाई परिवार के सामने एक बयान दूंगा। बस इसे समझिए, लोगों का दिल जीतना मेरा प्रयास है। जूजी का दिल कांप उठा और उसने चुपचाप सिर हिलाया। इस पल तांग शियू के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि यह युवक न केवल बहुत मजबूत है बल्कि बहुत बुद्धिमान भी है। तांग शियू ने तांग वेई की ओर देखकर कहा, भाई तुम यहीं रुको, जल्दी आराम कर लो, लेकिन सुरक्षा का भी ध्यान रखना और हमारे लोगों को सतर्क रहने को कहना। याओ परिवार को आज भारी नुकसान हुआ है और मुझे डर है कि वे हताशा में आकर रात के अंधेरे में बदला लेने के लिए आ सकते हैं। तांग वेई ने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत करो, मैं इंतजाम कर दूंगा। तुम बाई परिवार के घर जाते समय और लोगों को साथ ले जाना। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये रेड मेपल विला जिला याओ परिवार की निगरानी में है। अगर हम शान से निकलेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। आंटी जू और मैं एक तरफ तो बाई परिवार को दिलासा देने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आज रात हम कोई ज्यादा एकांत और सुरक्षित जगह ढूंढ लेंगे, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तांग वेई ने सिर हिलाकर कहा, मैं समझ गया। बाद में तांग शियू और जूजी चले गए। वे अपने साथ केवल 2 अंगरक्षकों को ले गए जिन पर जूजी को भरोसा था, और वे एक अपेक्षाकृत एकांत विला की दीवार फांदकर पास की एक गली में टैक्सी लेकर तुरंत निकल गए। बाई परिवार का पैतृक घर हांगकांग शहर। बाई ताओ का चेहरा पीला पड़ गया था और बाई परिवार के 1 दर्जन से अधिक प्रमुख सदस्य पैतृक भवन में मौजूद थे। बाई यांग की गिरफ्तारी हो चुकी थी, हालांकि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया था, इसलिए अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। मौलिक रूप से अगर कुछ हो भी जाता तो उन्हें तांग परिवार की मदद मिल सकती थी, लेकिन अब तांग परिवार ग्वांगयांग प्रांत में खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उनके पास बाई परिवार की परवाह करने का समय कैसे हो सकता था। दूसरे भाई, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। बड़े भाई की फिलहाल जांच चल रही है, भले ही हमें कोई परेशानी न हो, याओ परिवार और सन परिवार हमारे लिए मुसीबतें खड़ी कर देंगे। हम अब तांग परिवार पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें बड़े भाई को बचाने का कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। बाई बिंग ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, उसकी आवाज में गहरी चिंता झलक रही थी। बाई ताओ ने सिर हिलाते हुए कहा, थोड़ा और इंतजार करो, जांच दल को इतनी जल्दी नतीजे नहीं मिलेंगे और अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है, इसलिए हमारे पास अभी समय है। कल रात में तांग युनपिंग से दोबारा मिलने जाऊंगा। अगर उनके तांग परिवार के पास कोई हल है तो हम उनका अनुसरण करेंगे। अगर उन्हें भी अभी कोई हल नहीं मिलता तो हमारे बाई परिवार को संपत्ति और परिवार के सदस्यों को सौंपना शुरू करना पड़ेगा। बाई बिंग चौंक गया और बोला, दूसरे भाई, क्या आप हमारे बाई परिवार की नींव को छोड़ने जा रहे हैं। बाई ताओ ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अगर बड़े भाई को सचमुच सजा हो जाती है तो क्या आपको लगता है कि हम इसे छोड़ने से बच सकते हैं। आप भी सरकारी विभाग से हैं, इसलिए आपको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि बड़े भाई को सजा मिलने के बाद हमारे बाई परिवार के बाकी सदस्यों का क्या होगा, है ना। कम से कम हमारे बाई परिवार के कम से कम 5 या 6 सदस्यों की या तो जांच की जाएगी या उन्हें उनके पदों से बर्खास्त कर दिया जाएगा, या शायद उन्हें गैर महत्वपूर्ण पदों पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा और वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। बाई बिंग चुप हो गया और बाई परिवार के बाकी दर्जन भर प्रमुख सदस्य भी चुप हो गए। वे समझ गए कि बाई ताओ की बात में सच्चाई थी। देश की यही स्थिति थी, अगर परिवार के मुखिया को हटा दिया जाता तो बाई परिवार के बाकी सदस्यों का भी हाल शायद अच्छा नहीं होता। अचानक बाई परिवार के एक सदस्य ने कहा, दूसरे भाई, अगर हमारा बाई परिवार याओ परिवार के प्रति निष्ठा बदल ले तो क्या होगा। तब बड़े भाई, चुप रहो। बाई ताओ की आंखों में क्रोध की चमक थी और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ये तो छोड़ ही दीजिए कि हमारे पास याओ परिवार में शामिल होने का कोई मौका ही नहीं है, और अगर मौका मिले भी तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। देश के सभी प्रमुख परिवारों में विश्वासघात सबसे बड़ा पाप माना जाता है। हम तांग परिवार से एक ही रस्सी से बंधे हैं। जब तक तांग परिवार का विनाश नहीं हो जाता, हमारा बाई परिवार पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम याओ परिवार में शामिल हो भी जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि याओ परिवार हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। उनका याओ परिवार हमारा खून पीने, हमारा मांस खाने और हमारे बाई परिवार को पूरी तरह से निगल जाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। बाई परिवार के उस सदस्य का चेहरा पीला पड़ गया और अंततः उसने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। इस पल एक हट्टा कट्टा आदमी दरवाजे के बाहर से अंदर आया और गहरी आवाज में बोला, भाई ताओ, 4 लोग बाहर आए हैं। उनमें से एक शिंगहुई ग्रुप के महाप्रबंधक शियू जी हैं और दूसरा खुद को तांग परिवार का सदस्य तांग शियू बताता है। बाई ताओ के चेहरे के भाव बदल गए और वह तुरंत खड़ा हो गया और बोला, मेरे साथ आकर उनका अभिवादन करो। जल्द ही बाई ताओ बाई परिवार के 1 दर्जन सदस्यों के साथ तांग शियू और जूजी से मिले। हालांकि क्योंकि वे तांग शियू को नहीं जानते थे, इसलिए उनके मन में उनके बारे में कुछ जिज्ञासा थी। नमस्कार महाप्रबंधक जू, बाई ताओ ने अभिवादन किया। जूजी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बाई ताओ, मैं आपको मिलवाता हूँ। ये है तांग शियू, जो तांग परिवार के तांग युंडे के पुत्र हैं। भाई युनपिंग ने बुजुर्ग के निर्देशों का पालन करते हुए ग्वांगयांग प्रांत के सभी मामलों को तांग शियू को सौंप दिया है। बाई ताओ के चेहरे के भाव बदल गए। उसे पहले तांग शियू की पहचान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और तांग परिवार के बुजुर्ग ने ग्वांगयांग प्रांत और फुगांग प्रांत से जुड़े इतने बड़े मामले को एक युवा व्यक्ति को सौंप दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि तांग परिवार इन दोनों प्रांतों को छोड़ने वाला था। तांग शियू ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, नमस्कार, मैं तांग शियू हूँ। बाई ताओ ने चिंतित भाव से हाथ बढ़ाया, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नमस्कार श्रीमान तांग, मैं बाई ताओ हूँ, बाई परिवार का दूसरा सबसे बड़ा सदस्य।
तांग शियू ने धीरे से सिर हिलाया और बाई ताओ के चेहरे के भाव देखकर उसके मन की बात समझ ली और कहा, आपकी उम्र मेरे पिताजी के लगभग बराबर है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपको अंकल बाई सेकंड कहकर बुलाऊंगा। बाई ताओ चौंक गया, फिर उसके मन को थोड़ी राहत मिली और उसकी बनावटी मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई। उसने सिर हिलाकर कहा, भतीजे तांग शियू, तुम इतनी रात को आए हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ किस लिए आए हो? तांग शियू मुस्कुराई और बोली, क्या हम यहीं बैठकर बातें करें? बाई ताओ को अचानक एहसास हुआ और उसने जल्दी से कहा, यह मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। आइए आइए सब लोग अंदर आइए, चलिए अंदर बात करते हैं। तुरंत बाई ताओ तांग शियू और अन्य लोगों को इमारत के अंदर ले गया। पहली मंजिल पर लॉबी में बैठने के बाद बाई ताओ ने तुरंत दूसरों को चाय तैयार करने का निर्देश दिया। तांग शियू ने कहा, बाई द्वितीय अंकल, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम बाई परिवार में इसलिए आए हैं क्योंकि मुझे आप सभी से कुछ कहना है। मैं अपनी बात पूरी करने के बाद चला जाऊंगा। बाई ताओ ने पूछा, यह क्या है? तांग शियू ने कहा, मैं जानता हूं कि बाई परिवार इस समय घबराया हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तांग परिवार ग्वांगयांग प्रांत को नहीं छोड़ेगा और आपके बाई परिवार के मुखिया को तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे दादाजी ने मुझे ग्वांगयांग प्रांत के मामलों को सुलझाने की पूरी जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए मैं इसे अच्छे से निभाऊंगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद आपको अभी तक नहीं पता है। तांग परिवार के शिंग हुई समूह के वित्त विभाग के एक उप प्रमुख को आज याओ और सन परिवार के लोगों ने पकड़ लिया था। मैं अभी अभी पहुंचा हूं और न केवल उन्हें छुड़ाया है, बल्कि याओ और सन परिवार के लगभग 30 गुंडों को भी मार गिराया है। इसी तरह मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके बाई परिवार के मुखिया को भी छुड़ा लूंगा। क्या? बाई परिवार के लगभग 1 दर्जन सदस्यों के चेहरे एकदम बदल गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि तांग परिवार को ग्वांगयांग प्रांत में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा था और यहाँ तक कि उनके अपने बाई परिवार ने भी कुल मिलाकर 20 से अधिक लोगों को खो दिया था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि तांग शियू, जो आज ही आया था, याओ परिवार और सन परिवार के 30 से 40 गुर्गों को मार गिराएगा। ये बहुत शक्तिशाली है ना? अध्याय 358 योजना, आधा, मासिक टिकटों का अनुरोध करना, आशा। तांग शियू के शब्दों के माध्यम से बाई परिवार के 1 दर्जन प्रमुख सदस्यों को अचानक आशा की किरण दिखाई दी। इससे उनके पहले से चिंतित मन को थोड़ी शांति मिली। तांग शियू ने कहा, अंकल बाई, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके बाई परिवार के मुखिया को छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ग्वांगयांग प्रांत में याओ परिवार के साथ संघर्ष में तांग परिवार आखिरकार हार जाता है तो मैं आपके बाई परिवार के मुखिया को नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें जेल जाने से बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यह मेरी तरफ से दी जा सकने वाली सबसे बुरी गारंटी है। तांग शियू की बातें सुनकर बाई ताओ के दिल में अचानक भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। वास्तव में वह हमेशा से तांग यूनपेंग से कुछ आश्वासन चाहता था, लेकिन तांग यूनपेंग लंबे समय तक चुप रहा और कोई संकेत नहीं दिया। इस स्थिति ने वास्तव में उसके मन में कुछ नाराजगी पैदा कर दी थी। हालांकि तांग शियू के शब्दों ने उस नाराजगी को पूरी तरह से मिटा दिया। तांग शियू, मैं तुम्हारा वादा याद रखूंगा। मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। मेरा बाई परिवार और तांग परिवार अविभाज्य हैं। तुम्हारी आगे की जो भी योजना हो, मेरा बाई परिवार बिना शर्त तुम्हारा साथ देगा। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो पैसे देंगे, अगर तुम्हें लोगों की जरूरत हो तो लोग देंगे। बाई ताओ ने दृढ़ता से कहा। तांग शियू ने संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर खड़े होकर बोले, आइए हम एक दूसरे की बातों को याद रखें। इसे हमारे बीच एक सौहार्दपूर्ण समझौता समझें। फिलहाल बाई परिवार को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको याओ और सन परिवारों की ओर से आगे किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ को रोकने के लिए सतर्क रहना होगा। हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, मेरी खुशखबरी का इंतजार कीजिए। ठीक है, मैं आपको विदा कर देता हूँ। बाई ताओ ने भारी मन से सिर हिलाया। जैसे ही सब लोग इमारत के मुख्य द्वार से बाहर निकले, तांग शियू ने अचानक कहा, अंकल बाई, कृपया हमारे लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर दीजिए। हम याओ और सन परिवारों की नजर में आने से बचने के लिए चुपके से दीवार फांदकर रेड मेपल विला जिले से निकल गए। बाई ताओ ने बाई बिंग को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। तुरंत बाई बिंग मुड़ी और अंदर चली गई। 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय बाद वह कई कार की चाबियां लेकर बाहर आई और मुस्कुराते हुए तांग शियू को देते हुए बोली, इस आंगन में तुम जो चाहो वो कार चला सकते हो। तांग शियू ने चारों ओर नजर घुमाई और कहा, चलो वो फॉक्सवैगन टिगुआन ले चलते हैं। ये कार महंगी नहीं है और लोगों का ध्यान भी आकर्षित नहीं करेगी। 2 मिनट बाद तांग शियू और जूजी 2 अंगरक्षकों के साथ जल्दी से वहां से चले गए। कार में जूजी ने आश्चर्य से पूछा, तांग शियू, चूंकि हम एक अधिक एकांत स्थान पर जा रहे हैं तो आपने बाई परिवार से मदद क्यों नहीं मांगी? वे यहाँ इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि उनके पास हमारे छिपने के लिए उपयुक्त कई गुप्त स्थान होंगे। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आंटी जू, जब तक वे सचमुच हमारे अपने लोग न हों, इस नाजुक समय में उन्हें ज्यादा जानकारी न देना ही बेहतर है। कौन गारंटी दे सकता है कि बाई परिवार का कोई सदस्य याओ और सन परिवारों द्वारा रिश्वत लेकर शामिल नहीं किया गया है? जूजी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसने पहले से अलग भाव से तांग शियू की और देखा। कम महत्वपूर्ण, सावधान। पहले तो उसे तांग शियू की ग्वांगयांग प्रांत में कमान संभालने और याओ परिवार को हराने की क्षमता पर कुछ हद तक भरोसा था, लेकिन अब उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। इसके अलावा आज रात तांग शियू के कार्यों, विशेष रूप से बाई परिवार से मिलकर उन्हें दिलासा देने से उसने देखा कि तांग शियू के तरीके बहुत कारगर थे। कम से कम पहले चिंतित बाई परिवार के सदस्य अब शांत हो गए थे। उन्होंने तो उनके दिलों को भी सफलतापूर्वक जीत लिया था। जूजी ने पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? तांग शियू ने कहा, चलो गांगचेंग में कोई और अधिक भीड़भाड़ वाला इलाका ढूंढते हैं। मेरा मतलब है कोई ऐसी जगह जहां प्रवासी कामगारों की भारी आमद हो और उनका आना जाना लगा रहता हो। एक बार जब हम वहां बस जाएंगे तो हमारी संख्या कम नहीं होगी, इसलिए किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हमें छिपने के लिए उपयुक्त जगह चाहिए। जूजी चौंक गई और उसने पूछा, तांग शियू, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इतनी भीड़ वाली ऐसी जगह पर सूचना लीक हो सकती है? तांग शियू ने उदासीनता से कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम सावधान रहें और मैं कुछ अन्य उपाय सोच लूं, हमारी छुपने की योजना सफल रहेगी।
हालांकि जूजी को यह नहीं पता था कि तांग शियू किन अन्य विचारों की बात कर रहा था, फिर भी उसने उस पर भरोसा करना चुना। आखिरकार आज तांग शियू के कार्यों ने उसे पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था। होंगपो जिले में जाओ, जूजी ने गाड़ी चला रहे अंगरक्षक को निर्देश दिए। तांग शियू ने पूछा, होंगपो जिला किस तरह की जगह है? जूजी ने कहा, होंगपो जिला गुआनचेंग के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। वहाँ कई औद्योगिक पार्क, छोटे निर्माण परियोजनाएं और छोटी कार्यशालाएं हैं। हर साल बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक आते हैं। तांग परिवार का कपड़ा कारखाना भी वहीं है। हाल के वर्षों में यद्यपि उस क्षेत्र में निरंतर नवीनीकरण और विकास हो रहा है, फिर भी वहाँ कई जर्जर स्थान हैं जहाँ लोगों की आवाजाही बहुत अधिक होती है, जो इसे छिपने के लिए बहुत उपयुक्त बनाता है। तांग शियू ने सिर हिलाया और हुआंग परिवार के मुखिया का फोन नंबर डायल किया। उनसे उसे पता चला कि हुआंग परिवार का होंगपो जिले में भी एक खुफिया नेटवर्क है। उसने तुरंत वहां के खुफिया अधिकारी की संपर्क जानकारी मांगी। गुओ सेन, होंगपो जिले की युयांग स्ट्रीट पर एक इंटरनेट कैफे के मालिक, वह वहां एक दशक से अधिक समय से अपना इंटरनेट कैफे व्यवसाय चला रहे थे और स्थानीय गुंडों के साथ उनके जटिल संबंध थे। उनकी दूसरी पहचान हुआंग परिवार के लिए एक खुफिया एजेंट के रूप में थी और वह उस क्षेत्र के प्रभारी थे। मुखिया का सीधा फोन आने पर गुओ सेन बेहद उत्साहित हो गया। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह दूसरे पक्ष के साथ पूरी तरह सहयोग करेगा और उनकी हर संभव मांग पूरी करने की पूरी कोशिश करेगा। जल्द ही उन्होंने तांग शियू का फोन उठाया और तांग शियू को इंटरनेट कैफे का पता दिया। एलीट इंटरनेट कैफे। गुओ सेन अपने दो भरोसेमंद साथियों के साथ इंटरनेट कैफे के पास एक गली के कोने पर बैठा था और तांग शियू और उसके साथियों के आने का इंतजार कर रहा था। उसके बगल में एक शांत चेहरे वाला युवक सिगरेट पीते हुए सिगरेट बुझाकर ऊपर देखते हुए बोला, बड़े भाई, आखिर ये कौन है? बॉस ने हमें हर हाल में इनके साथ सहयोग करने का आदेश क्यों दिया है? गुओ सेन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये खुद बॉस का आदेश है और हमें इसे पूरा करना ही होगा। बॉस ने वादा किया है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छे इनाम मिलेंगे। हो सकता है कि हमें किसी बड़े मंच पर पदोन्नति भी मिल जाए। उस युवक के चेहरे के भाव बदल गए और उसने दृढ़ता से कहा, बुद्धि के मामले में मैं आप लोगों जितना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन अगर कार्रवाई करने की बात आती है तो मैं सबसे पहले आगे आऊंगा। गुओ सेन कुछ पल चुप रहे, फिर अचानक पूछा, कियांगजी, 3 साल पहले बॉस ने तुम्हें ठीक कहाँ भेजा था? वापस आने के बाद तुम इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? शाओ कियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, बड़े भाई मत पूछिए, मैं सचमुच नहीं बता सकता, वरना मैं परिवार के एक बड़े नियम का उल्लंघन कर दूंगा। न सिर्फ आप बल्कि मेरी भी जान जा सकती है। हुआंग परिवार की पैतृक शिक्षाएं सिर्फ हुआंग परिवार के सदस्यों पर ही नहीं बल्कि हम पर भी लागू होती हैं। आपको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। गुओ सेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, छोड़ो इसे, चूंकि तुम बात करने को तैयार नहीं हो इसलिए मैं और कुछ नहीं पूछूंगा। शाओ कियांग चुप हो गया, लेकिन उसके दिमाग में उस साल की अमानवीय यातनाएं, वह शैतानी प्रशिक्षण जो किसी की जान ले सकता था, बार बार याद आ रही थीं। वह जगह शक्तिशाली व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का पवित्र स्थान थी, लेकिन साथ ही वह जगह भी थी जहां शैतानों का एक समूह रहता था। वह दुविधा में था, वह प्रशिक्षण के लिए वहां वापस जाना चाहता था, लेकिन उसे ये भी डर था कि वह वहां से बच नहीं पाएगा। तो वापस, अगर उसे उस बेहद खूबसूरत लड़की से पहली नजर में प्यार न हो गया होता और अगर वह उसे नीचा न दिखाने की कोशिश न करती, तो शायद वह सहन न कर पाता और प्रशिक्षण के दौरान ही मर जाता। तथापि वह उनके सामाजिक स्तर में मौजूद असमानता को जानता था कि वे दो अलग अलग दुनिया से हैं। वह एक मेढक की तरह था, जबकि वह लड़की एक सफेद हंस की तरह थी। नहीं, सफेद हंस नहीं, बल्कि एक परी। बीप बीप, कार के हॉर्न की आवाज से शाओ कियांग अपनी तल्लीनता से चौंक गया। जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि उसका बॉस और एक और भाई सड़क किनारे खड़ी एक टिगुआन एसयूवी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। क्या आप गुओ सेन हैं? कार से बाहर निकलने के बाद तांग शियू ने गुओ सेन की ओर देखा और पूछा। गुओ सेन ने तुरंत कहा, मैं ही हूँ। आप श्री तांग होंगे, है ना? तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं ही हूँ। आपको हुआंग जिनफू का फोन आया होगा, है ना? गुओ सेन के होंठ कुछ देर के लिए हिले। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तांग शियू बड़े बॉस को उनके पूरे नाम से पुकारने की हिम्मत करेगा। सिर हिलाते हुए उन्होंने सावधानी से कहा, बड़े बॉस ने हमें पहले ही निर्देश दे दिया है कि हम पूरी ताकत से आपकी सहायता करें। आपकी जो भी इच्छा हो हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तांग शियू ने कहा, मुझे एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। चूंकि लोगों का एक बड़ा समूह आने वाला है, इसलिए वह जगह बड़ी होनी चाहिए और बाहरी लोगों द्वारा आसानी से खोजी न जा सके। गुओ सेन की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी और उन्होंने पूछा, श्रीमान तांग, क्या आप मुझे पहले से बता सकते हैं कि लगभग कितने लोग होंगे? तांग शियू ने कहा, अधिकतम 100 से अधिक लोग हो सकते हैं, कम से कम 40 या 50 तो होंगे ही। गुओ सेन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जो बहुत एकांत में है और आपकी जरूरतों के लिए बहुत उपयुक्त है। हालांकि, तांग शियू ने पूछा, लेकिन क्या? गुओ सेन ने कहा, हालांकि वह जगह थोड़ी अव्यवस्थित है। कई प्रवासी मजदूर, खासकर कुछ छोटे मोटे गुंडे और बदमाश, अक्सर वहां दिखाई देते हैं। और वहां का सरगना, ब्लैक ड्रैगन नाम का एक गिरोह सरगना, बहुत प्रभावशाली है। उसका एक खुफिया नेटवर्क भी है और अगर उसके लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो मुझे डर है। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, अगर वहां कोई गिरोह का सरगना नहीं होता तो मुझे चिंता होती। चलो चलते हैं, मुझे उस जगह ले चलो, मैं देख लेती हूँ। अगर वह जगह ठीक लगी तो हम वहीं बस जाएंगे। गुओ सेन ने तुरंत कहा, कियांगजी, जाओ और गाड़ी ले आओ। शाओ कियांग ने सिर हिलाया और तेजी से भाग गया। तांग शियू ने अपनी आंखें सिकोड़कर शाओ कियांग की पीछे हटती आकृति को गौर से देखा और कहा, क्या वह तुम्हारा आदमी है? वह काफी कुशल होगा, है ना? गुओ सेन चौंक गया और आश्चर्य से बोला, श्री तांग, आप सचमुच अद्भुत हैं। कियांगजी को मेरे बॉस ने भेजा है और उसके कौशल वाकई असाधारण हैं। 7-8 साधारण गुंडे भी उसके पास नहीं पहुंच सकते। तांग शियू ने कहा, तुम उसकी हाथ से हाथ मिलाकर लड़ने की कला की बात कर रहे हो, लेकिन मैं उसकी जान लेने की क्षमता की बात कर रहा हूँ। उसने खून देखा है और उसके चारों ओर एक भयंकर आभा है। गुओ सेन दंग रह गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लगभग 2 साल से उसके साथ रहा उसका छोटा भाई इतना शक्तिशाली होगा।
हालांकि ये सोचकर कि उसे बड़े बॉस ने भेजा है, उसे राहत मिली। कुछ ही देर में एक कार उस समूह के सामने आकर रुक गई। तांग शियू ने अपने एक अंगरक्षक को शाओ कियांग द्वारा चलाई जा रही कार में बिठाया और गुओ सेन टिगवान एसयूवी की आगे वाली यात्री सीट पर बैठ गई। शाओ कियांग के नेतृत्व में दोनों कारें तेजी से एक सुनसान कारखाने के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ीं। आप क्या कर रहे हो? बूढ़ा चौकीदार पहरेदारी चौकी से बाहर भागा और जोर से चिल्लाया। कार से उतरने के बाद गुओ सेन बूढ़े आदमी के पास गया, 100 युआन के नोटों का एक बंडल निकाला और उसके हाथ में थमाते हुए कहा, बूढ़े साहब, क्या आपको मैं याद हूँ? इंटरनेट कैफे का मालिक। आप एक बार मेरे इंटरनेट कैफे में आए थे और अपने पोते को वहां से घसीट कर ले गए थे। अध्याय 359 जबरन खरीद और बिक्री 2/2 मासिक टिकटों की मांग। वीरान पड़े कारखाने के बूढ़े चौकीदार को अचानक होश आया और वह बोला, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? गुओ सेन। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, अपने हाथ में रखे पैसों को तौला और पूछा, हाँ, ये गुओ सेन ही है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मुझे इतने सारे पैसे दे रहे हो? आखिर ये सब क्या है? गुओ सेन मुस्कुराते हुए बोला, दादाजी, हम ये कारखाना किराए पर लेना चाहते हैं। हम इसकी मरम्मत करवाकर कुछ समय बाद कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं। आप कारखाने के निजी मालिक से संपर्क कर सकते हैं, है ना? क्या आप उन्हें अभी बुला सकते हैं? अगर हाँ, तो हम आज रात ही भुगतान कर देंगे। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए झिझका, अपने हाथ में रखे पैसों के ढेर को देखा और अंत में सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, एक पल रुकिए, मैं जाकर उसे फोन कर देता हूँ। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी खुशी से उनके पास लौट आया और बोला, मैंने फोन कर दिया है। मालिक को पता चला है कि आप लोग कारखाना किराए पर लेना चाहते हैं और वह तुरंत आ रहा है। क्या आप लोग यहीं इंतजार करना चाहते हैं या फिर? गुओ सेन ने कहा, दादाजी, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हम पहले अंदर जाकर देखना चाहेंगे। कारखाने की स्थिति को समझने के बाद हम मालिक से किराए के बारे में बात कर लेंगे। चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। ये कारखाना बहुत बड़ा नहीं था, लगभग एक मानक फुटबॉल मैदान के आकार का। चौकीदार से तांग शियू को पता चला कि इस कारखाने में फर्नीचर और घरेलू वस्त्र बनाए जाते थे। कारखाने को किराए पर लेने वाले पिछले मालिक ने इसका ठीक से प्रबंधन नहीं किया, जिसके कारण अंततः भारी कर्ज और दिवालियापन हो गया। दौरा करने के बाद कारखाने का मालिक आ गया। क्या आप फैक्ट्री किराए पर लेना चाहते हैं? कारखाने के मालिक ने तांग शियू और अन्य लोगों की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। तांग शियू ने पूछा, हमने अभी अभी कारखाने की हालत देखी है और यह बुरी नहीं है, लेकिन किराए का क्या होगा? कारखाने के मालिक ने पूछा, आप इसका इस्तेमाल किस लिए करने की योजना बना रहे हैं? तांग शियू ने कहा, कपड़ों का व्यापार करना है। फैक्ट्री मालिक को अचानक बात समझ आ गई और मुस्कुराते हुए उसने कहा, यहाँ फैक्ट्री का किराया आमतौर पर 5 मिलियन प्रति वर्ष से शुरू होता है। मेरी फैक्ट्री छोटी नहीं है, इसलिए 8 मिलियन प्रति वर्ष का किराया उचित होगा, लेकिन इस साल कारोबार मंदा है और मैं इसे किराए पर देना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे 6 मिलियन प्रति वर्ष लूंगा। अगर आप सहमत हैं तो हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे, अगर नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तांग शियू ने एक हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, 5 मिलियन। अगर आप मान जाते हैं तो हम इसे किराए पर ले लेंगे, अगर नहीं तो हम कहीं और देखेंगे। सच कहूं तो यहाँ आने से पहले हम कई अन्य खाली कारखानों को देख चुके हैं। कारखाने का मालिक चौंक गया, भौहें चढ़ा लीं और एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, 5.5 मिलियन। मैं इससे कम नहीं कर सकता। अगर आप इसे किराए पर नहीं देते हैं तो कल कोई और कारखाना देखने आ सकता है। तांग शियू कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, 5.5 मिलियन असंभव नहीं है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। अगर आप मान जाएं तो हम इसे किराए पर ले लेंगे। कारखाने के मालिक ने तुरंत कहा, क्या शर्तें हैं? मुझे बताओ। तांग शियू ने कहा, पहली शर्त यह है कि हम अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते कि हमें अंततः ये कारखाना किराए पर मिलेगा, इसलिए मैं आपको पहले 5 लाख की अग्रिम राशि दे सकता हूँ। यदि 1 महीने बाद भी हम आपका कारखाना किराए पर नहीं लेते हैं तो यह अग्रिम राशि आपकी हो जाएगी। यदि हम इसे किराए पर ले लेते हैं तो हम आपको 5 मिलियन और देंगे और फिर हम औपचारिक रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। कारखाने के मालिक ने इस बारे में सोचा, कोई समस्या नहीं पाई और कहा, मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको मुझे आज ही पैसे देने होंगे। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे ऑनलाइन आपको भेज सकता हूँ। कारखाने के मालिक ने कहा, तो मुझे दूसरी शर्त बताओ। तांग शियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, सच कहूँ तो हम उत्तर से आए हैं। हम 1 सप्ताह से अधिक समय से एक होटल में रह रहे हैं और होटल की स्वच्छता बहुत खराब है, इसलिए हमने अस्थायी रूप से कारखाने में रहने का फैसला किया है। कारखाने के मालिक ने हंसते हुए कहा, चूंकि आपने मुझे अग्रिम राशि दे दी है, इसलिए ये कारखाना अस्थायी रूप से आपको किराए पर दिया गया है। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो रहिए, हालांकि यहाँ गंदगी और अव्यवस्था है, इसलिए आपको इसे साफ करना होगा। कोई बात नहीं। तांग शियू ने सिर हिलाया। तुरंत ही तांग शियू ने ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कारखाने के मालिक के खाते में 5 लाख रुपये स्थानांतरित कर दिए। कारखाने के मालिक को संतुष्ट भाव से जाते हुए देखकर तांग शियू ने बूढ़े द्वारपाल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, दादाजी, क्या मैं आपसे ये पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ कि यहाँ काम करने के लिए आपका मासिक वेतन कितना है? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, 2,500। तांग शियू ने कहा, दादाजी, मैं आपको 10,000 युआन दूंगी। इस महीने यहाँ मत रुकिए। जैसा कि आप जानते हैं, चूंकि हम यहाँ रहने और व्यापार करने जा रहे हैं, इसलिए हमें कुछ युवा और मजबूत सुरक्षा गार्डों की आवश्यकता होगी। ये सुनकर बूढ़ा आदमी थोड़ा हिचकिचाया और बोला, मैं समझता हूँ, व्यापार करना आसान नहीं है, लेकिन वो 10,000 युआन। मैं तांग शियू मुस्कुराई, दादाजी, कृपया मना न करें। इसे हमारी तरफ से एक छोटा सा मुआवजा समझें। अगर भविष्य में हम सचमुच इस कारखाने को किराए पर लेते हैं तो मैं आपको फिर से आमंत्रित करूंगी। तो ठीक है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। जब तांग शियू ने अपना बटुआ निकाला और जूजी से कुछ और नकदी मांगी, जिससे 10,000 युआन पूरे हो गए, तो उसने वह राशि बूढ़े व्यक्ति को दे दी और उसे विदा कर दिया। गुओ सेन ने तांग शियू का पीछा किया और फुसफुसाते हुए कहा, श्रीमान तांग, क्या इस जगह को 1 महीने के लिए 5 लाख में किराए पर लेना बहुत महंगा नहीं है?
दरअसल मेरी राय में अगर मैं कुछ तरकीबें अपनाकर कारखाने के मालिक को थोड़ा सा लाभ दे दूं तो वह हमें इसे कुछ समय के लिए किराए पर दे देगा। तांग शियू मुस्कुराई। यहाँ आते समय जब मुझे पता चला कि आप जिस जगह की बात कर रहे हैं वह यही कारखाना है तो मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया था। ये जगह वाकई अच्छी है। आसपास कई अन्य बड़े कारखाने हैं और सड़कों पर काफी चहल पहल रहती है। छिपने के लिए यह एक बढ़िया जगह है। ये सुनकर गुओ सेन ने कहा, अब हम आगे क्या करें? आपको मुझसे और क्या करवाना है? तांग शियू ने कहा, मुझे ब्लैक ड्रैगन दिखाने ले चलो। गुओ सेन आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम उससे किस लिए मिलना चाहते हो? वह आदमी अच्छा नहीं है। वह बाजार पर दादागिरी करता है और बेहद लालची है। उससे उलझना बहुत मुसीबत भरा होगा। परेशानीजनक। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, अगर वो अच्छा इंसान होता तो मैं उससे मिलती भी नहीं। चलो मुझे उससे मिलवाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कहाँ है ना? गुओ सेन ने कहा, ब्लैक ड्रैगन लगभग हर रात अपने बार में मौजूद रहता है। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। ब्लैक ड्रैगन बार। जब दोनों कारें बार के पास वाली सड़क पर रुकी तो तांग शियू ने कहा, आंटी जू कृपया यहीं रुकिए और मेरा इंतजार कीजिए। हमारे लोगों को यहाँ तैनात करने से पहले मुझे इस छिपे हुए खतरे को हल करना होगा। जू जी हैरान रह गई। क्या तुम ऐसा करने जा रहे हो? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं उसे नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूं कि वह मेरे लिए काम करे। जू जी ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या उसका पिछला रिकॉर्ड साफ है? तांग शियू ने गुओ सेन की ओर एक नजर डाली। गुओ सेन ने तुरंत कहा, ब्लैक ड्रैगन इस क्षेत्र में इसलिए फल फूल पाया है क्योंकि वह एक मजबूत लड़ाकू है जिसने 20 से अधिक वर्षों में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। उसे एक ऐसे गिरोह के नेता के रूप में माना जाता है जिसका रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट है। ये सुनकर तांग शियू ने सिर हिलाया। फिर गुओ सेन और शाओ कियांग को लेकर कार से बाहर निकली और ब्लैक ड्रैगन बार की ओर चल पड़ी। गुओ सेन के साथ आया दूसरा व्यक्ति कार में ही बैठा रहा। ब्लैक ड्रैगन बार रात में बहुत ही जीवंत था। कान फाड़ देने वाले तेज मेटल संगीत से कान दुख रहे थे। बार के अंदर अनगिनत लोग बेतहाशा नाच रहे थे और कई अन्य लोग बैठे हुए शराब पी रहे थे और लड़कियों से बातचीत कर रहे थे। अरे क्या ये भाई गुओ हैं? आज आप यहाँ क्यों आए हैं? कान में बाली पहने और सुनहरे रंग से रंगे बालों वाला एक युवक हंसमुख भाव से पास आया। गुओ सेन ने जोर से कहा, मुझे ब्लैक ड्रैगन से मिलवाओ, मुझे उससे एक सौदे पर चर्चा करनी है। युवक चौंक गया। उसने तांग शियू और शाओ कियांग की ओर देखा, फिर हाथ हिलाते हुए जोर से बोला, मेरे पीछे आओ। भाई लॉन्ग अंदर खेल रहे हैं। बार के अंदर की तरफ 1 दर्जन से अधिक निजी कमरे थे। सबसे बड़े निजी कमरे में ब्लैक ड्रैगन एक माइक्रोफोन में गा रहा था और उसने अभी अभी मिली एक खूबसूरत लड़की को गले लगाया हुआ था। कभी कभी वह खूबसूरत लड़की एक फल उठाकर ब्लैक ड्रैगन को खिला देती थी। दूसरे सोफे पर ब्लैक ड्रैगन के 2 भरोसेमंद लेफ्टिनेंट भी महिलाओं को गले लगाए हुए थे और बड़े बड़े घूंटों में विदेशी शराब पी रहे थे। भाई लॉन्ग, गुओ सेन आपसे मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे एक सौदे पर चर्चा करना चाहते हैं। सुनहरे बालों वाले उस युवक ने दरवाजा खोलकर ब्लैक ड्रैगन के कान में कुछ फुसफुसाया। ब्लैक ड्रैगन अचंभित रह गया और संदेह से पूछा, गुओ सेन वह कहाँ से आया है? उस गोरी लड़की ने कहा, भाई लॉन्ग, क्या तुम एलीट इंटरनेट कैफे के मालिक को भूल गए हो? ब्लैक ड्रैगन ने भौहें चढ़ाईं। उसकी आंखों में थोड़ी सी आशंका झलक रही थी। उसका पहले भी गुओ सेन से सामना हो चुका था। 1 साल पहले उसके कुछ अधीनस्थ एलीट इंटरनेट कैफे में सुरक्षा शुल्क वसूलने गए थे और गुओ सेन के ही अधीनस्थों ने उनकी पिटाई कर दी थी। बाद में उसकी और गुओ सेन की निजी मुलाकात हुई और वहां भी लड़ाई हुई। उसके दर्जनों साथियों को गुओ सेन और उसके कुछ अधीनस्थों ने बुरी तरह पीटा था और अगर उसने अंत में बंदूक न निकाली होती तो शायद गुओ सेन पीछे नहीं हटता। तथापि उस घटना के बाद गुओ सेन ने कुछ धनराशि की पेशकश की और दोनों पक्षों ने अपने झगड़े को सुलझा हुआ मान लिया। लेकिन तब से वे अपने अपने काम में लगे रहे। ब्लैक ड्रैगन ने अपने बगल में खड़ी खूबसूरत लड़की को थपथपाया और जोर से कहा, तुम लोग पहले बाहर जाकर मजे करो, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए आऊंगा। ठीक है। तीनों लड़कियां खड़ी हुईं और बाहर चली गईं। एक पल के बाद गुओ सेन और शाओ कियांग के साथ तांग शियू निजी कमरे में दाखिल हुए। सोफे पर पैर मोड़कर बैठे, मुंह में सिगरेट लिए और पूरे शरीर पर टैटू बनवाए हुए ब्लैक ड्रैगन को देखकर उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम ब्लैक ड्रैगन हो? ब्लैक ड्रैगन ने तांग शियू पर एक नजर डाली, फिर उसकी निगाहें गुओ सेन पर पड़ी और उसने उदासीनता से कहा, गुओ सेन, क्या ये तुम्हारा अधीनस्थ है? क्या इसे नियम नहीं पता? गुओ सेन एक कदम पीछे हटकर तांग शियू के पीछे चुपचाप खड़ा हो गया। ब्लैक ड्रैगन चौंक गया। उसने गुओ सेन की ओर देखा, फिर तांग शियू की ओर और फिर सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गया, तो असली बॉस तो आप ही हैं। आपका नाम क्या है भाई? आप किस रास्ते पर चलते हैं? तांग शियू ने दूसरे सोफे पर बैठे 2 बड़े आदमियों को हाथ हिलाकर इशारा किया। ब्लैक ड्रैगन का इशारा पाकर जब वे उठे तो तांग शियू उस सोफे पर जाकर बैठ गया, सिगरेट निकाली, उसे जलाया और एक कश लेते हुए बोला, मेरा नाम तांग शियू है। आपको मेरी पृष्ठभूमि के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे एक सौदे पर चर्चा करने आया हूँ। अगर सौदा हो जाता है तो सब खुश होंगे, अगर नहीं तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। ब्लैक ड्रैगन ने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, किस तरह का सौदा? यह आज का दूसरा निश्चित अध्याय है। आधी रात को विभिन्न आंकड़ों के आधार पर हम तीसरे और चौथे अध्याय को प्रकाशित करने का निर्णय लेंगे। भाइयों और बहनों, अच्छा काम जारी रखें। कैरेट अध्याय 360 एक और डकैती 700 मासिक टिकटों के लिए बोनस अध्याय। तांग शियू ने कहा, यह सौदा तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। असल में इसका मतलब है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम जीवित रह सकते हो। तुम मना भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी मौत दर्दनाक होगी और फिर मैं यहाँ किसी और को मुखिया बना दूंगा। पफ। हेलोंग ने तांग शियू को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो और हंसे बिना नहीं रह सका। उसने पहले भी कई चुटकुले सुने थे, लेकिन उसे लगा कि कोई भी इतना मजेदार नहीं था जितना यह वाला। मैंने कहा, छोटे भाई, क्या तुम मूर्ख हो? मैं हेलोंग यहाँ सब कुछ पा चुका हूँ, एक स्थानीय सम्राट की तरह आराम से जीवन जी रहा हूँ। मैं तुम्हारा अनुसरण क्यों करूँ? तुम खुद को क्या समझते हो? तांग शियू ने आंखें सिकोड़कर पूछा, तो आप तैयार नहीं हैं? हीलो की मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई।
उसने सख्ती से चिल्लाते हुए कहा, निकल जाओ, जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। तांग शियू ने हेलॉन के बगल में खड़े दो आदमियों की ओर इशारा करते हुए उदासीनता से पूछा, क्या वे दोनों आपके अधीनस्थ हैं? हाँ, हीलोंग ने ठंडे चेहरे से कहा। तांग शियू ने सिर हिलाया और जैसे ही उसके हाथ में धारदार त्रिकोणीय सैन्य चाकू पलटा, उसकी आकृति पलक झपकते ही गायब हो गई। चकाचौंध भरी ठंडी रोशनी से दोनों विशालकाय पुरुषों के शरीर अकड़ गए और उन्होंने जल्दी से अपने गले पकड़ लिए। खून छिड़काव किया, उनकी आंखें चौड़ी खुली हुई थीं और उनमें से एक अविश्वसनीय प्रकाश फूट पड़ा। वे महसूस कर सकते थे कि उनकी जिंदगी तेजी से खत्म हो रही है। गुओ सेन के बगल में खड़े शाओ की आंख थोड़ा कांप उठे और उनकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। तांग शियू की तेज गति ने उनके शरीर के सारे रोंगटे खड़े कर दिए। तेज, ये बहुत ही तेज था। तांग शियू के सोफे से उठने से लेकर हेलोंग के दो अधीनस्थों के सामने दौड़कर हमला करने और फिर सोफे पर वापस लौटने तक की पूरी प्रक्रिया में निश्चित रूप से 2 सेकंड से अधिक समय नहीं लगा। यह गति, ये बहुत डरावना था। शाओ की आंख खुद को तेज समझता था, लेकिन ये देखकर वह दंग शियू की गति से बिल्कुल अलग था। अगर तांग शियू उसे मारना चाहे तो वह प्रतिरोध करने में असमर्थ होगा और शायद पल भर में ही मारा जाएगा। हेलॉन अचानक खड़ा हो गया और कमर में बंधी पिस्तौल की ओर हाथ बढ़ाया। तांग शियू की ओर पिस्तौल की नोक तानते ही उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। अपने दोनों साथियों के गले कटे हुए देखकर उसका दिल बुरी तरह कांप उठा और वह दहाड़ते हुए बोला, तुम कौन हो? उसके दिल में, उसके मन में गहरा भय भी उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसने तांग शियू की हरकतों को देखा तक नहीं था। पलक झपकते ही तांग शियू ने उसके दो सक्षम अधीनस्थों का गला काट दिया। इतनी तेजी से अगर तांग शियू उसे मारना चाहता तो शायद उसका भी वही हाल होता, यानी उसके दो अधीनस्थों की तरह। गला कटकर वह जल्द ही एक लाश बन जाता। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे हाथ में मौजूद बंदूक मेरे लिए खतरा है? इसे दूर रख दो, तुम्हारे पास एक और मौका है। मेरे सामने आत्मसमर्पण करो, मेरे आदमी बन जाओ और तुम जीवित रह सकते हो। शायद तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। अगर तुम सहमत नहीं होते तो मुझे तुम्हें तुम्हारे दोनों भाइयों के साथ उनकी यात्रा पर भेजने में कोई आपत्ति नहीं है। हेलॉन को अभी अभी तांग शियू की क्षणिक हरकत याद आई। उसे डर के मारे यह एहसास हुआ कि अपनी भयानक गति के साथ यह युवक उसके द्वारा चलाई गई गोलियों से बच सकता है। पलक झपकते ही उसने अपने दोनों अधीनस्थों को जमीन पर गिरते देखा। महज 12 सेकंड के बाद दोनों ने सांस लेना बंद कर दिया। वे पूरी तरह से मृत हो गए। तांग शियू ने उदासीनता से कहा, तुमने अभी तक अपना फैसला नहीं किया है। जीवन या मृत्यु, चुनाव तुम्हारा है। हेलॉन की कलाई कांप उठी और उसने चुपचाप पिस्तौल को अपनी कमर में रख लिया। उसने तांग शियू को अपनी तीखी निगाहों से देखा और गहरी आवाज में पूछा, तुमने मेरे भाइयों को मार डाला। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करने का नाटक करूंगा और बाद में तुमसे बदला लूंगा? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा। तुम निर्दयी तो हो, पर मृत्यु से बहुत डरते भी हो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें कुचलना चींटी को कुचलने से भी आसान होगा। अगर मैं कुछ न भी करूं तो भी मेरे लोग तुम्हें आसानी से मार सकते हैं। बेशक इसमें तुम्हारे सारे भाई भी शामिल हैं। एक ही रात में खून बहाना काफी होगा। हेलॉन्ग ने गुओ सेन और दूसरे आदमी की ओर इशारा करते हुए गहरी आवाज में पूछा, क्या आप उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं? तांग शियू ने बेपरवाही से कहा, वे दोनों मेरे आदमी नहीं हैं। हालांकि उनका बॉस तुम्हें आसानी से हरा सकता है, लेकिन वह यहाँ का नहीं है और कार्रवाई करने में बहुत आलसी है। मैं एक खास वजह से तुम्हारे पास आया हूँ, वरना तुम्हारे थोड़े से प्रभाव की तो बात ही छोड़ो, अगर तुम्हारी शक्ति 100 गुना भी ज्यादा होती तो मैं तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं। हेलॉन की सांस अटक गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने गंभीरता से कहा, मुझे तुम्हारी पहचान जाननी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता। तांग शियू कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, दरअसल आपकी हैसियत को देखते हुए अगर मैं आपको बता भी दूं तो आप जैसे मामूली आदमी को शायद मेरे बारे में पता भी नहीं होगा। लेकिन आपको अपने लिए काम पर रखने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी बात बता सकती हूँ जो आपको जाननी चाहिए। क्या आपने समाचार देखे हैं? सीसीटीवी एक समाचार। हेलॉन्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे राष्ट्रीय मामलों से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसे क्यों देखूंगा? हालांकि मैंने इसे बचपन में देखा था। तांग शियू ने कहा, बचपन में इसे देखना ठीक है। मैं शाही राजधानी से हूँ। तांग गुशिंग मेरे दादा हैं। शाही राजधानी, तांग गुशिंग। हेलॉन्ग दंगम हो गया। फिर उसकी आंखें अचानक पीतल की घंटियों से भी ज्यादा चौड़ी हो गईं। उसका शरीर लड़खड़ाया और वह सोफे पर गिर पड़ा। वह तांग गुशिंग को कैसे नहीं जानता था? वह तो देश का एक बेहद प्रभावशाली बड़ा आदमी था। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है आपको मेरे दादाजी की पहचान पता है। हालांकि मैं उन पर पूरी तरह निर्भर नहीं हूँ, लेकिन अपनी पृष्ठभूमि साबित करने के लिए उनका इस्तेमाल करना कुछ हद तक असरदार तो है ही। कैसा रहेगा? क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? इच्छुक। हेलॉन्ग सोफे से उछल पड़ा, मानो वह भूल गया हो कि तांग शियू ने अभी अभी उसके दो भरोसेमंद अधीनस्थों को मार डाला था, और उत्तेजित होकर बोला, मैं बहुत इच्छुक हूँ। उसे एहसास हुआ कि जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। शाही राजधानी से एक युवा स्वामी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी कृपा पाने की अनगिनत लोग इच्छा रखते थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि तांग शियू जैसे प्रतिष्ठित परिवार का एक युवा मालिक गुआनचेंग जैसी छोटी जगह में क्या कर रहा है। लेकिन यह अवसर क्षणिक था और वह इस छोटे से मौके को भी गंवाना नहीं चाहता था। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? हेलॉन्ग ने गंभीरता से कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत है। आखिरकार अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए काम करूं तो आप ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे। इसके अलावा झूठ आसानी से पकड़ा जा सकता है। अगर मैं चाहूं तो थोड़ी सी जांच से ही सब कुछ साफ हो जाएगा। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, लगता है तुम वाकई बहुत होशियार हो, इसीलिए तो यहाँ इतनी सफलता मिली है। किसी से इन दोनों लाशों को हटवाओ, फिर मेरे साथ चलो। हेलॉन्ग ने पूछा, कहाँ जाना है? तांग शियू ने कहा, तुम्हें जो पूछना चाहिए पूछ लो, जो नहीं पूछना चाहिए मत पूछो। संक्षेप में याद रखो, मेरे आदेशों का पालन करो। अगर तुम अच्छा करोगे तो भविष्य में तुम्हारा बहुत विकास होगा। तुम्हें यहाँ स्थानीय सम्राट बनकर रहने की जरूरत नहीं होगी। अगर तुम अच्छा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा।
हे लॉन्ग का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने आदरपूर्वक कहा, मुझे याद है। 2 मिनट बाद हे लॉन्ग ने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों को बुलाया और उन्हें निर्देश दिया कि वे दोनों शवों को गुप्त रूप से एक बक्से में बंद कर दें और फिर उन्हें चुपके से नष्ट कर दें। इसके बाद वह आदरपूर्वक तांग शियू के समक्ष उपस्थित हुआ। चल दर, तांग शियू ने उदासीनता से कहा। समूह के हीलों बार से निकलने के बाद तांग शियू ने गुओ सेन की ओर देखकर कहा, मुझे अस्थायी रूप से आपके खुफिया नेटवर्क की जरूरत है। होंगपो जिले पर नजर रखने में मेरी मदद करें। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो सीधे मुझसे संपर्क करें। गुओ सेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, श्री तांग, होंगपो जिले में कई संदिग्ध लोग हैं। हमें एक लक्ष्य की जरूरत है ना? तांग शियू कुछ पल चुप रहा, फिर उदासीनता से बोला, गुआंग्यांग प्रांत के सन परिवार के लोग। सूर्य परिवार। गुओ सेन की आंखों में एक चमक आई और उसने कहा, मुझे इसकी सूचना बड़े अधिकारी को देनी होगी। आखिरकार मेरा पद बहुत नीचा है और मैं गुआंग्यांग प्रांत के सन परिवार के बारे में ज्यादा नहीं जानता। मुझे उच्च पदस्थ सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है। तांग शियू ने कहा, आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं कल खुद आपके बॉस से मिलने जाऊंगा। ठीक है, गुओ सेन ने सिर हिलाकर कहा। तांग शियू ने कहा, अपनी गाड़ी हमारे लिए छोड़ दो। साथ ही कारखाने के कुछ कमरों की सफाई में मेरी मदद करने और कुछ दैनिक आवश्यक वस्तुएं खरीदने में मदद करने के लिए कुछ लोगों को साथ ले आओ। याद रखना, किसी का ध्यान आकर्षित मत करना। गुओ सेन मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं। तांग शियू ने हे लॉन्ग को हाथ हिलाकर इशारा किया कि वह और दूसरा अंगरक्षक दूसरी कार में बैठ जाएं, फिर वह खुद टिगवान एसयूवी में बैठ गया। इस समय हे लॉन्ग की मनोदशा बहुत जटिल थी, घबराहट और उत्साह दोनों से भरी हुई थी। उसे नहीं पता था कि भविष्य में उसका क्या भाग्य होगा, लेकिन वह जोखिम उठाना चाहता था। अगर उसका दांव सही निकला तो उसका भविष्य उज्जवल होगा, अगर वह गलत निकला तो सबसे बुरा, मौत। आखिरकार अगर उसने आज तांग शियू को मना कर दिया होता तो शायद वह अब तक एक लाश बन चुका होता। रेड मीपल विला क्षेत्र। जब दोनों कारें रेड मीपल विला क्षेत्र से 1 किलोमीटर बाहर रुकी तो तांग शियू और जूजी ने इस पर चर्चा की और आज रात यहाँ से निकलने का फैसला किया और रात के अंधेरे में होंगपो जिले की ओर प्रस्थान किया। आंटी जू, आप सब यहीं मेरा इंतजार कीजिए, मैं अंदर जाकर इंतजाम करती हूँ। ठीक है। तांग शियू अकेले ही दीवार फांदकर चुपचाप विला लौट आए। तांग वेई इस समय आराम नहीं कर रहा था। वह तांग शियू की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इसलिए वह दूसरी मंजिल की खिड़की के पास बैठकर सिगरेट पी रहा था। एक व्यक्ति को दीवार फांदकर आंगन में आते देख और 1 दर्जन से अधिक अधीनस्थों को तेजी से अपनी बंदूकें निकालकर उस नए व्यक्ति पर निशाना साधते देख तांग वेई का दिल थोड़ा काम गया। यह मैं हूँ, तांग शियू ने गहरी आवाज में कहा। लगभग 1 दर्जन बड़े आदमियों ने तांग शियू को स्पष्ट रूप से देखा, तुरंत अपनी पिस्तौलें रख दी और किनारे की ओर तितर बितर हो गए। तांग शियू ने भारी स्वर